हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जिसने किया है उसे तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे 50% बंधुओं ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक किया करो यार। अभी तक 200 से ऊपर लाइक नहीं गया कभी भी। उसके शब्द रुक गए जब उसने सुचिता को देखा, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। बड़ी बहन सुचिता, अगर आप विवान की तलाश में जाती हैं तो न केवल यह हमारे नौमहल के लिए अच्छा नहीं लगेगा, मुझे डर है कि अन्य लोग यह भी कह सकते हैं कि डोमेन लॉर्ड ध्रुवांत को सुनहरा तालाब प्रतियोगिता में उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए एक महिला की आवश्यकता है। हालांकि हम सभी डोमेन लॉर्ड ध्रुवांत की ताकत के बारे में जानते हैं, लेकिन गपशप आखिरकार एक डरावनी चीज है। सुचिता की आंखें लाल हो गईं। वह हमेशा से ही मजबूत रही है, इसलिए वह इस समय अपनी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। ध्रुवांत को घूरते हुए उसकी नजरें लाल हो गईं। मैं तुम्हें नीचा नहीं देख रहा हूं। अफवाह है कि ब्लड हॉक किंग ने 4 विशेषज्ञों को बुलाया है, जिनकी ताकत पहले पड़ाव के शिखर पर है, ताकि वे तुमसे निपट सकें। अगर कियान और बंटी को भी इस जाल में शामिल कर लिया जाए तो भले ही तुम शक्तिशाली हो, क्या तुम एक टुकड़े में पार कर पाओगे? ध्रुवांत ने अपनी दोनों आंखें सिकोड़ लीं और सुचिता को देखा, जिसकी आंखें लाल थीं, लेकिन फिर भी वह एक मजबूत चेहरा बनाए हुए थी। उसका दिल नरम हो गया और धीरे धीरे उदासीन भाव फीका पड़ गया और उसने नरम आवाज में कहा, बड़ी बहन सुचिता, निश्चिंत रहो। अगर वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, भले ही मैं इस सुनहरा तालाब पीक से बाहर न आ सकूं, वे सभी मेरे साथ होंगे। युवक की आवाज शांत और कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अशुभ आभा और अदम्य आत्मविश्वास था जो दिल को दहला देने वाला था। वह अहंकारी नहीं था और न ही वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। सुचिता ने अपनी लाल आंखों से ध्रुवांत को देखा। युवक के शांत स्वर ने उसे खंडन करने का साहस खो दिया। इस प्रकार वह केवल अपने गुलाबी होठों को काट सकती थी। उस आकर्षक दृश्य से ऐसा लग रहा था जैसे उसे धमकाया जा रहा हो। यह बहुत प्यारा था। इसलिए ध्रुवांत ने जल्दी ही महसूस किया कि उस पर कई दुश्मनी भरी निगाहें थीं। यहां तक कि 9 सैनिकों के बीच भी कई बुरी निगाहें थीं। इससे यह देखा जा सकता है कि सुचिता को नौमहल के दिलों में बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था, जो एक डोमेन लॉर्ड के रूप में उसके महत्व से कहीं अधिक था। अधिक से अधिक बुरी निगाहों का सामना करते हुए ध्रुवांत ने सूखी खांसी के साथ धीमी आवाज में कहा, ऐसी मत बनो बड़ी बहन सुचिता। निश्चिंत रहो, मेरी हड्डियां मजबूत हैं। दूसरों के हाथों पीट पीट कर मर जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। सुचिता ने ध्रुवांत की तरफ देखते हुए हंसना शुरू कर दिया। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि तुम पीट पीट कर मर जाओ। इसे मैं परेशान करने वाला और मुसीबत को आमंत्रित करने वाला समझो। मुझे डांट खानी चाहिए। उसके स्वर में थोड़ी नाराजगी थी। इतने सालों के बाद यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। अपनी बात खत्म करते हुए सुचिता मुड़ी और चली गई। बड़ी बहन सुचिता, निश्चिंत रहें। मेरे रहते कोई भी हमारे 9 पाताल महल की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ध्रुवांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुचिता ने हल्के से अपने कदम रोके और सूंघते हुए कहा, अपने प्रदर्शन के बारे में बताओ, अन्यथा तुम मुझसे दिव्य चेतना लिक्विड की एक बूंद पाने का सपना देख सकते हो, तो मुझे हाउसकीपर की बातों का ईमानदारी से पालन करना होगा। ध्रुवांत ने मुट्ठियां भींचते हुए मुस्कुराया। सुचिता ने हल्के से अपने होंठ एक तरफ कर लिए। अब ध्रुवांत पर कोई ध्यान नहीं दिया और तेजी से वहां से चली गई। ध्रुवांत भी पीछे मुड़ा और दूर ब्लड हॉक हॉल के पत्थर के मंच की ओर देखने लगा, जिससे उसकी काली पुतलियों में ठंडक दौड़ने लगी। चूंकि आप लोग खेलना चाहते हैं तो हमें खेलने दीजिए। जब इस क्षेत्र में युद्ध की उत्तेजना चरम सीमा तक पहुंच गई थी, तब इस क्षेत्र में अंततः 1 घंटी बजी थी और बिना समाप्त हुए काफी समय तक गूंजती रही थी। अंतरिक्ष में प्रकाश की स्थिति विकृत हो गई और 3 प्रकाश आकृतियां धीरे धीरे खुद को प्रकट करती हुई दिखाई देने लगीं। देखने से ऐसा लगता है कि वे तीनों ही ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में सर्वोच्च स्थान पर थे। आकाश गिद्ध राजा, चेतना शिष्य राजा, साथ ही गहन एवं अथाह निद्रा राजा।
जब वे तीनों प्रकट हुए तो नीचे खड़े असंख्य लोगों ने सम्मानपूर्वक उन्हें सलाम किया। यहां तक कि नौसेनापति ने भी अपने सिर थोड़े नीचे कर लिए थे। इस क्षेत्र में केवल वे 3 राजा ही उदासीनता से खड़े थे, अपनी स्थिति प्रदर्शित कर रहे थे जो किसी की पहुंच से परे थी। आकाश गिद्ध राजा ने अपना हाथ हिलाया। सभी को एक कोमल शक्ति की लहर महसूस हुई, जिसने सभी को एक बार फिर से अपने शरीर को सीधा करने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि हर कोई ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब के नियमों से वाकिफ है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। चाहे आप लोग शिखर पर चढ़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां केवल परिणाम मायने रखते हैं, तरीके नहीं। केवल 4 अंतिम लोग ही ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब में प्रवेश कर पाएंगे। यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा कि आप इसे कैसे जब्त करते हैं। आकाशीय गिद्ध राजा की वृद्ध आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। इस क्षेत्र में अचानक ठंडक महसूस हुई। कई विशेषज्ञों की आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं। ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग अपनी सेनाओं के बीच असाधारण प्रतिभाशाली थे। चाहे वे किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करें, वे निश्चित रूप से इतनी आसानी से डर महसूस नहीं करेंगे। इस प्रकार 4 कोटा के लिए लड़ाई निश्चित रूप से एक क्रूर प्रतियोगिता होगी। समय लगभग पूरा हो गया है। चेतना शिष्य राजा की आंखों में चेतना प्रकाश टिमटिमा रहा था जब वह उदासीनता से बोल रहा था। आकाश गिद्ध राजा और चेतना शिष्य राजा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए अपने बगल में सोए हुए आदमी की ओर देखा। भाई चलो, सुनहरा तालाब पीक खोलते हैं। हालांकि वे 3 राजा थे, लेकिन वे दोनों हमेशा निंद्रा राजा के साथ विनम्र रहे थे, जो ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। वे जानते थे कि उन तीनों में से बाद वाला वह था जिस पर ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के डोमेन शासक को सबसे अधिक भरोसा था। ठीक है। सोते हुए राजा ने अपनी छवि की परवाह किए बिना धीरे से अपना सिर हिलाते हुए जम्हाई ली। बज 3 राजाओं के हाथों से प्रकाश की 3 किरणें सीधे सुनहरा तालाब पीक पर गिरीं। उसके बाद सभी ने सुनहरा तालाब पीक के बाहर की जगह को धीरे धीरे विकृत होते हुए देखा, जैसे जैसे वह साफ होती गई। जब सुनहरा तालाब शिखर साफ हो गया तो एक आकारहीन और असीम चेतना शक्ति तुरंत बाहर निकल आई, जिससे पूरा आकाश और पृथ्वी सोने के रंग में मिल गए। राजसी पर्वत से सोने की धारा बह रही थी, जिससे सुनहरा तालाब शिखर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह सोने से बना हो। यह सुनहरा तालाब धारा है। यह एक ऐसी शक्ति है जो असंख्य तरंगों के प्रभाव के समान है। केवल वे लोग जो दिव्य रैंक पर हैं, वे ही इसका सामना कर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ने वाले सभी लोगों को शिखर पर पहुंचने से पहले सुनहरा तालाब धारा के प्रभावों को सहना होगा। दीपिका ने ध्रुवांत को समझाया। ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। जाहिर है उसने महसूस किया था कि सुनहरा तालाब की धारा कितनी शक्तिशाली थी। यह ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब वाकई अजीब था। धमाका जब सुनहरा तालाब पीक अपनी चरम सीमा तक चमक उठा तो क्षितिज पर मौजूद तीनों राजाओं ने एक साथ हाथ हिलाया। क्षितिज पर गूंजती हुई एक स्पष्ट और मधुर घंटी की ध्वनि से अंतरिक्ष में हलचल मच गई। इस समय सभी की आंखें गर्म हो गईं। ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब की प्रतियोगिता शुरू होगी अब। फुट फुट जब आकाश गिद्ध राजा की उदासीन आवाज पाजा उरीशरी की देखिया क्षितिज पर गूंजी तो शक्तिशाली चेतना शक्ति स्तंभों की लकीरें आसमान में उड़ गईं। प्रकाश की कई किरणें बिजली की गति से सुनहरा तालाब पीक की ओर तेजी से बढ़ीं। 8 पत्थर के चरणों पर 8 सेनापति के अधीन विभिन्न डोमेन लॉर्ड्स भी बाहर चले गए थे। एक पल में पूरे आकाश और पृथ्वी पर हवा की चीखें गूंजने लगीं, जिससे इस क्षेत्र में चेतना शक्ति भी उबलने लगी। डोमेन लॉर्ड ध्रुवांत, हम आप पर निर्भर रहेंगे। क्यू झान बेईमो और लैन हाई अमर महल के 3 सबसे मजबूत ध्रुवांत पर अपनी मुट्ठी बांध चुके थे। इन सभी वर्षों के लिए उनके अमर महल को लगभग सभी ने भुला दिया था। इस बार उन्हें सुनहरा तालाब की प्रतियोगिता में ध्रुवांत के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा,
कि क्या कोई अच्छी शुरुआत होगी। ध्रुवांत ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला। उसके पैर की नोक ने टैप किया और वह प्रकाश की किरण में बदल गया और क्षितिज के पार चला गया। अंत में अनगिनत निगाहों के नीचे राजसी सुनहरा तालाब पीक में प्रवेश किया। पत्थर के मंच के सिंहासन पर बैठी अमर पक्षी ने अपनी नजर ध्रुवांत के सिलहूट पर केंद्रित कर रखी थी, जबकि उसका हाथ धीरे से आर्मरेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। वह अब केवल ध्रुवांत के प्रदर्शन पर निर्भर थी। बड़ी बहन अमर पक्षी, क्या ध्रुवांत सुनहरा तालाब के लिए कोटा प्राप्त कर पाएगी? संध्या के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वे सभी जानते थे कि इस बार सुनहरा तालाब की प्रतियोगिता अमर पक्षी पैलेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। चिंता मत करो, वह हमें निराश नहीं करेगा। अमर पक्षी के सुंदर अंडाकार चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक दिखाई दे रही थी। स्वाभाविक रूप से उसे ध्रुवांत पर काफी भरोसा था। अगर वह असफल होता है तो आप देखेंगे कि मैं उससे कैसे निपटूंगी। सुचिता ने अपनी आवाज में थोड़ी नफरत के साथ उस आकृति को देखा। उसकी बातें सुनकर अमर पक्षी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। ऊपर आसमान में तीनों राजाओं ने अपने हाथ हिलाए। चेतना शक्ति के एकत्र होने से अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ, जिससे चेतना शक्ति से बनी कई विशाल स्क्रीन बन गईं। सुनहरा तालाब शिखर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति उस पर प्रतिबिंबित हो रहा था। 9 पत्थर के मंचों पर बैठे हुए विभिन्न सेनापति ने अपने सिर उठाए थे और अलग अलग भावों के साथ चेतना शक्ति के पर्दे को देख रहे थे। धमाका जैसे ही ध्रुवांत की आकृति सुनहरा तालाब पीक में प्रवेश कर रही थी, जमीन पर खड़े होने के कारण उसके ऊपर एक सुनहरी धारा बह रही थी। यहां तक कि पहाड़ भी धूल में मिल सकते थे। इसकी गति को देखते हुए यह बहुत चौंकाने वाला था। उस प्रभाव के तहत दिव्य रैंक के योद्धा की ताकत के नीचे कोई भी व्यक्ति टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ध्रुवांत की पुतलियों में सुनहरी धारा प्रतिबिंबित हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ हद तक शांत था। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और बैंगनी लपटों के साथ जलती हुई चेतना शक्ति बाहर निकल आई। यह एक झरने की तरह था जिसने सुनहरी धारा को चीर दिया। सरसराहट उस क्षण जब सुनहरी धारा फट गई थी। ध्रुवांत की आकृति रहस्यमय तरीके से दरार के साथ आगे बढ़ी थी और वह तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहा था। उसी समय इस राजसी पर्वत पर लगातार शक्तिशाली चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव फूट रहे थे। पहाड़ पर मौजूद हर कोई अपनी ताकत का विस्फोट कर रहा था, क्योंकि वे सुनहरी धारा को चीरते हुए शिखर की ओर बढ़ रहे थे। सभी जानते थे कि चाहे वे कितनी भी तेजी से शिखर पर चढ़ें, लेकिन अंत में केवल 4 लोग ही कोटा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सभी मूलतः एक दूसरे के विरोधी थे। यदि वे कोटा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें प्रतियोगियों की संख्या कम करनी होगी। यह ठीक इसी कारण था कि शिखर पर चढ़ने की शुरुआत क्रूर थी। जब कुछ लोग सुनहरी धारा को चीरकर शिखर की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो अंधेरे से तीखे और क्रूर हमले आ रहे थे जो चुपचाप बह रहे थे। हिंसक चेतना शक्तियों ने राजसी पर्वत पर कहर बरपा दिया। प्रकाश की आकृतियां टिमटिमाने लगीं और जानलेवा शोर गूंजने लगा। ध्रुवांत का पैर जोर से एक चट्टान पर पड़ा, जिससे वह तुरंत धूल में बदल गई और उसका शरीर प्रकाश की किरण की तरह उड़ गया। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला, उसके पीछे से हवा की तेज चीखें सुनाई देने लगीं। अचानक हुए इस हमले से ध्रुवांत घबराया नहीं। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसकी राजसी चेतना शक्ति एक विशाल हथेली में बदल गई, जो पीछे से आ रहे हमले से टकराई। धमाका हिंसक चेतना शक्तियों ने तबाही मचा दी, क्योंकि उसके पीछे से एक गहरी कराहने वाली आवाज आई और एक आकृति उड़ गई और सुनहरी धारा में बह गई। वह आकृति बहुत ही घायल लग रही थी, क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया और अब ध्रुवांत को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सका। ध्रुवांत आक्रामक नहीं था। उसने लापरवाही से एक नजर डाली और एक बार फिर तेजी से बाहर निकल गया। बमुश्किल 10 मिनट में ही उस पर करीब 10 हमले हो चुके थे। हालांकि ये हमले खास तौर पर उस पर लक्षित नहीं थे, यह महज संयोग था। आखिरकार यहां आने वालों में कोई सहयोगी भी नहीं था।
अगर उन्हें प्रतियोगियों की संख्या कम करने का मौका मिल जाए तो कौन जाने उनके मौके बढ़ भी जाएं। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और आंखें झपकाईं और सुनहरी धारा को घूरने लगा। अस्पष्ट रूप से वह आगे 10 आकृतियां देख सकता था जो तैरते हुए ड्रैगन की तरह थीं। उन्हें सुनहरा तालाब पीक पर चढ़ने वाला पहला समूह माना जा सकता है। उन आकृतियों से निपटना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास अत्यधिक ताकत थी। ध्रुवांत ने पहले समूह में सीधे तौर पर अपना रास्ता नहीं बनाया क्योंकि वह जानता था कि अभी बहुत ज्यादा आकर्षक होना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा सुचिता की चेतावनी के कारण वह जानता था कि ब्लड हॉक किंग ने उससे निपटने के लिए लोगों की व्यवस्था की थी। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। वूश जैसे ही ध्रुवांत के दिमाग में विचार उमड़ रहे थे, अचानक 2 आकृतियां एक दूसरे के सामने आ गईं। उनमें से एक ने अपनी हथेली बाहर निकाली। हथेली ने सीधे सुनहरी धारा को चीर दिया और वह तेजी से दूसरे पक्ष की छाती पर जा गिरी। पूफ जिस व्यक्ति को मारा गया था उसके मुंह से खून निकला और वह पीछे की ओर भागा। उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसका पीछा नहीं किया, उसने केवल अपनी नजर डाली और ध्रुवांत को देखा जो बहुत दूर नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके शरीर थोड़े तनावग्रस्त हो गए। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति शांत थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति काफी साधारण दिख रहा था। उसका शरीर काफी लंबा और मजबूत था, मानो वह लोहे का टॉवर हो। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों से उसकी सतर्कता झलक रही थी। इस व्यक्ति की ताकत साधारण नहीं थी। ध्रुवांत के दिल में थोड़ी हैरानी की लहर दौड़ गई क्योंकि उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति से कुछ हद तक चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया था। साथ ही जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह था कि यह व्यक्ति 9 सेनापति के अधीनस्थों में से नहीं था, इसलिए वह ग्रेट हेवनलॉ डोमेन की सहायक सेना से होना चाहिए। उस मजबूत आदमी ने ध्रुवांत की तरफ एक नजर डाली। हालांकि वह उम्र के लिहाज से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसे लगा कि उससे बहुत खतरा है। उसके सामने खड़ा युवक शांत और सौम्य लग सकता था, लेकिन उसकी हड्डियों में वह एक खूंखार बाघ था जो खतरा पैदा कर रहा था। इस प्रकार उस मजबूत आदमी ने ध्रुवांत की तरफ सिर्फ थोड़ा दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाया था, जबकि उसका शरीर दूसरी दिशा की ओर उड़ गया था। उसके कार्यों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। हर कोई अपने काम से मतलब रखता था। ध्रुवांत ने उस मजबूत आदमी को जाते हुए देखा और अपने कदम थोड़े से रोक लिए। उसकी काली पुतलियों में ठंडक जम गई क्योंकि उसने 4 ठंडे उतार चढ़ावों को महसूस किया जो तेजी से आ रहे थे। ब्लड हॉक किंग द्वारा उससे निपटने के लिए भेजे गए लोगों ने अंततः कार्रवाई शुरू कर दी थी। राजसी पर्वत शिखर से स्वर्णिम धारा प्रवाहित हुई, जिससे संपूर्ण आकाश और पृथ्वी चमकदार स्वर्णिम प्रकाश से रंग गए, जिससे इस क्षेत्र में चेतना शक्ति तीव्र गति से उबलने लगी। इस विशाल भूमि पर ध्रुवांत की आकृति रुक गई। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे उसकी काली पुतलियों में एक ठंडी रोशनी घूम रही हो। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और आसपास के माहौल को देखा। उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी से भर गई थीं, यहां तक कि उसकी दृष्टि की रेखा में भी थोड़ी बाधा आई थी। हालांकि वह अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि 4 ठंडे उतार चढ़ाव चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, हत्या के इरादे से भरे हुए। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो तो बाहर आ जाओ, चूहों की तरह क्यों छिप रहे हो? ध्रुवांत के होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी जब उसकी उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। यह पहले से ही 1 के खिलाफ 4 है। क्या आप लोग शायद अभी भी कुछ सम्मान बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जब ध्रुवांत की आवाज गूंजी तो क्षेत्र अभी भी शांत था। हालांकि यह शांति केवल 10 सांसों तक ही रही। उसके बाद कदमों की आवाज गूंजने लगी। 4 आकृतियां धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से बाहर निकलीं, जो ध्रुवांत से बहुत दूर नहीं खड़ी थीं। उन चारों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने थे। उनकी आस्तीन पर बने पैटर्न से पता चलता था कि वे किसी अलग ताकत से थे, जिसका ब्लड हॉक हॉल से कुछ संबंध था। चारों चुपचाप खड़े थे। चेतना शक्ति का जबरदस्त दबाव उन पर फैल रहा था, यहां तक कि उनके नीचे की जमीन भी थोड़ी सी ढह गई थी।
उनकी ठंडी निगाहें ध्रुवांत पर जहरीले सांपों की तरह टिकी हुई थीं। ध्रुवांत के काले शिष्य भी 4 लोगों पर केंद्रित थे। उनसे आने वाली चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव को देखते हुए वे चारों अभी भी प्रथम पड़ाव के योद्धा थे, लेकिन उन्होंने संभवतः उस क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया था। ताकत के मामले में महान हेवनलॉ डोमेन के डोमेन लॉर्ड्स के बीच भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। उससे निपटने के लिए ब्लड हॉक किंग ने काफी सोच विचार किया था। ऐसा लगता है कि मेरे लिए शिखर पर चढ़ना आसान नहीं होगा। जब ध्रुवांत को रोका गया तो सुनहरा तलाव पीक के नीचे से असंख्य निगाहें चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन पर भी टिकी थीं, जिसमें वह मौजूद था। स्पष्ट रूप से उन्होंने ध्रुवांत की स्थिति को भी महसूस किया था। जब उन्होंने ध्रुवांत के सामने 4 लोगों को खड़ा देखा तो कई लोगों की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। साथ ही बड़बड़ाहट और फुसफुसाहट भी गूंजने लगी। वे 4 माउंट मंग की 4 घाटियों के प्रमुख प्रतीत होते हैं। इस स्थिति को देखते हुए वे वास्तव में अमर महल के नए डोमेन लॉर्ड से निपटने जा रहे हैं। माउंट मैंग की 4 घाटियों का ब्लड हॉक हॉल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। ब्लड हॉक किंग स्पष्ट रूप से अमर पक्षी पैलेस पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें एक भी मौका नहीं दे रहा है। हाँ, वे 4 मुखिया लंबे समय से पहले पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा में हैं, यहां तक कि ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के डोमेन लॉर्ड्स के बीच भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। अगर वे चारों हाथ मिला लें तो ध्रुवांत की स्थिति बहुत सकारात्मक नहीं हो सकती है। कई बढ़िया बड़बड़ाहट और फुसफुसाहटों के साथ 9वें निचले महल की ओर कई निगाहें थीं। उनकी आंखों में कुछ दया और सहानुभूति थी। स्पष्ट रूप से दूसरों के दुर्भाग्य से खुश होने वालों में कोई कमी नहीं थी। उन नजरों के अलावा अमर पक्षी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी पुतलियां चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन को घूर रही थीं और उसकी आंखों की गहराई में ठंडक बह रही थी। उसके बगल में संध्या का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, जबकि सुचिता ने अपने दांतों को भींच रखा था और उसकी हथेली पसीने से भरी हुई थी। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि ध्रुवांत की वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक थी। ये माउंट मांग की 4 घाटियों के 4 प्रमुख हैं। ये 4 कमीने, सुचिता ने दांत पीसते हुए कहा। उन्हें याद रखना। अमर पक्षी ने हल्के से अपनी नजरें झुका लीं और शांत स्वर में कहा, लेकिन सुचिता ने उसके शब्दों में छिपे गुस्से और हत्या के इरादे को भांप लिया। जाहिर है अमर पक्षी किंग के दिल में पहले से ही माउंट मांग की 4 घाटियों के लिए नफरत थी। सुचिता ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अगर कोई मौका मिला तो वह निश्चित रूप से माउंट मांग की 4 घाटियों को नहीं जाने देगी। बड़ी बहन अमर पक्षी, क्या ध्रुवांत ठीक होगा? संध्या चिंता से बाहर निकलकर पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि वह जानती थी कि ध्रुवांत सक्षम है, लेकिन उसके सामने आने वाले 4 प्रतिद्वंद्वी आसान नहीं थे। अमर पक्षी की पतली आंखें चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन पर केंद्रित थीं। युवक ने एक शांत भाव बनाए रखा। उसके इस रवैये ने उसे मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह नरम और कोमल व्यक्ति नहीं था जिसे वह आसानी से डरा सकती थी। वह विजयी होंगे। सेनापति के सिंहासन पर बैठी हुई उसने अपने लंबे पैरों को खूबसूरती से पार किया और हल्के से अपना सिर घुमाया। उसकी कोहनी आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी, जबकि उसका हाथ उसके गाल को सहारा दे रहा था। उसने अपने बालों को पीछे खींच लिया और उसकी जंगली आंखों में घने आत्मविश्वास का संचार हुआ। सुचिता और संध्या ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि अमर पक्षी को ध्रुवांत पर इतना भरोसा क्यों है, लेकिन अमर पक्षी के प्रति उनके भरोसे के कारण उनके तनाव भरे दिल भी शांत हो गए थे। खाली जमीन पर 5 छायाएं असंख्य लोगों के ध्यान का केंद्र बन चुकी थीं, लेकिन वे ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्होंने इसे देखा ही न हो, सिवाय इसके कि हवा में हत्या के इरादे भरे हुए थे। चारों आकृतियां काफी दुबली पतली थीं। उनमें से एक आकृति विशेष रूप से असाधारण थी। उसकी दुबली पतली काया उसे कंकाल जैसा बना रही थी, लेकिन उसकी पुतलियों में गहरे में एक विषैले सांप जैसी भयानक रोशनी थी। आप अवश्य ही ध्रुवांत होंगे। उसने ध्रुवांत की तरफ देखा। उसके सूखे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसने कर्कश आवाज में कहा,
तुम्हारे कदम यहीं रुक जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम ऊपर जाओ। उसके बगल में खड़ा एक काले कपड़े वाला आदमी ध्रुवांत को ठंडे अंदाज में देख रहा था। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, क्योंकि हम अमर पैलेस को नाराज नहीं करना चाहते। हालांकि अगर तुम जिद्दी हो तो यह सुनहरा तालाब पीक भी एक बहुत अच्छी दफन जगह है। अपने सामने खड़े 4 लोगों को देखते हुए ध्रुवांत ने अपनी नजरें थोड़ी नीचे झुका लीं। अगर तुम लोग नहीं भागोगे तो तुम्हारे पास भागने का कोई और मौका नहीं होगा। जब उसकी शांत आवाज गूंजी तो उसके सामने बैठे 4 लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में क्रूरता और भी घनी हो गई। कितना दिलचस्प आदमी है, तो फिर हम हत्या करेंगे। हां, चारों लोगों के होठों पर लटकी क्रूर मुस्कान और घनी हो गई, और अगले ही पल चारों आकृतियां चुपचाप गायब हो गईं। वूश, जब वे गायब हो गए तो ध्रुवांत के आसपास की जगह में हलचल मच गई, क्योंकि 4 आकृतियां रहस्यमयी ढंग से प्रकट हुईं। 4 सूखे हुए हाथ जो मृत्यु के देवता के हाथों के समान थे, ने मृत्यु की आभा के साथ ध्रुवांत के प्राणों पर तेजी से वार किया। वे चारों उस समय ही क्रूर हो गए थे जब उन्होंने हमला किया था। उनका एक एक करके लड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने ध्रुवांत से जल्द निपटने का फैसला किया था। धमाका, उन चारों की हथेलियां तेजी से ध्रुवांत पर पड़ीं। हालांकि जब उनकी हथेलियां ध्रुवांत पर पड़ीं तो उनके सूखे चेहरे थोड़े बदल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी हथेलियां ध्रुवांत की आकृति से होकर गुजरी थीं। एक प्रतिच्छवि। चारों योद्धाओं की आंखें सिकुड़ गईं। ध्रुवांत की गति वास्तव में उनसे अधिक थी। धमाका, अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई और चारों लोगों की आंखों के कोनों पर बिजली चमकने लगी। उसके बाद बिजली और भी ज्यादा चमकने लगी, क्योंकि 4 बड़ी हथेलियां जो बिजली से गढ़ी हुई लग रही थीं, चारों लोगों के पीछे के महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना साध रही थीं। वह प्रतिशोध अविश्वसनीय रूप से विचित्र था। यह इतना अधिक था कि इसने उन 4 अनुभवी दिव्य रैंक ओ को भी अपने भावों को दबाने पर मजबूर कर दिया। उनकी आस्तीनें तेजी से कांप उठीं, क्योंकि उनके पीछे असीम चेतना शक्ति एक प्रकाश पर्दे के रूप में बन गई थी। धमाका, बिजली की तरह चमकने वाली हथेलियों ने एक ही झटके में प्रकाश की स्क्रीन को उड़ा दिया। लेकिन अवरोध के उस छोटे से क्षण में 4 आकृतियां तेज हमले से बचते हुए तेजी से उड़ गईं। चारों लोग पीछे हट गए। उनके सूखे चेहरे थोड़े गंभीर हो गए थे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा और भी गहरा हो गया था। बहुत तेज प्रतिक्रिया गति। आकाश में बिजली चमकने लगी और ध्रुवांत की आकृति बन गई। अभी उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। स्पष्ट रूप से उसने बिजली के देवता के शरीर को सीमा तक धकेल दिया था, क्योंकि वह उन चारों को एक अजीब मुस्कान के साथ देख रहा था। बिजली के देवता की काया का उपयोग करने के बाद उसने एक आश्चर्यजनक गति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे चारों अभी भी उसे चकमा देने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि उनकी युद्ध इंद्रियां कमजोर नहीं हैं। चारों योद्धाओं ने ध्रुवांत को घूरते हुए ठंडी निगाहें रखीं। कुछ ही देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और उनके हाथों ने सीलें बना लीं। एक पल में एक दृश्यमान चेतना शक्ति तूफान फट गया। चेतना शक्ति के चक्रों में तीव्र उतार चढ़ाव आया, क्योंकि उन 4 लोगों के चारों ओर 4 विशाल प्रकाश आकृतियां तेजी से बन गईं। मृत वृक्ष शरीर उन गूंजती ठंडी आवाजों के साथ 4 हल्की आकृतियां तेजी से उन 4 लोगों के इर्द गिर्द बन गईं। वे वास्तव में 4 समान बड़ी आकृतियां थीं। स्पष्ट रूप से उन चारों ने एक ही दिव्य शरीर को परिष्कृत किया था। 4 सर्वोच्च दिव्य शरीर आकाश और पृथ्वी के बीच विशालकाय की तरह खड़े थे। चारों सर्वोच्च दिव्य शरीर भूरे काले रंग के थे। दूर से देखने पर वे मृत वृक्षों की तरह लग रहे थे, जो उस क्षेत्र में खड़े थे और मृत्यु जैसी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। जैसे ही चारों सर्वोच्च दिव्य शरीरों ने सांस ली, चेतना शक्ति तूफान में बदल गई और वे इस क्षेत्र में सीटी बजाने लगे। उस हलचल ने सुनहरा तालाब पीक पर मौजूद हर एक विशेषज्ञ की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें आश्चर्य और गंभीरता के निशान थे। चूंकि आप टोस्ट से इनकार करते हैं, तो अपना जीवन सौंप दें।
4 सर्वोच्च शरीरों ने ध्रुवांत पर भयंकर निगाहें डालीं, जबकि इस क्षेत्र में भयानक आवाजें गरजने जैसी गूंज रही थीं। कुछ ही देर बाद 4 विशाल ताड़ के पेड़ भेजे गए, जिन्होंने इस पहाड़ी जंगल को ढकते हुए सूरज को ढक दिया। धमाका ताड़ के पेड़ जमीन पर गिरने से पहले ही धरती टूटने लगी थी। यद्यपि मृत वृक्ष शरीर सर्वोच्च शरीरों की 99वें रैंकिंग में शामिल नहीं था, लेकिन जब 4 सर्वोच्च शरीर प्रकट हुए तो जो भय उत्पन्न हुआ वह सामान्य नहीं था। ध्रुवांत की आकृति को जमीन पर गिराते ही आसमान से एक भयानक चेतना शक्ति का दबाव गिरा। उसने अपना सिर उठाया। उसकी काली पुतलियों में एक बड़ी भूरी काली हथेली दिखाई दे रही थी और उसके होठों के कोने पर ठंडक दिखाई दे रही थी। ध्रुवांत ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं, क्योंकि उसके पीछे की जगह विकृत हो गई थी। उसका दिव्य सागर एक सीटी के साथ प्रकट हुआ, जिससे इस क्षेत्र में तापमान एक पल में विस्फोटक रूप से बढ़ गया। उसकी काली पुतलियां भी धीरे धीरे रंग बदल रही थीं। तुम लोग अभी भी मेरी जान लेने के योग्य नहीं हो। युवक का आकार भाले के समान था और उसकी ठंडी आवाज क्षितिज तक गूंज रही थी। धमाका ध्रुवांत के पीछे अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत हो गया और उस विकृत अंतरिक्ष के भीतर एक विशाल दिव्य सागर सीटी बजाता हुआ देखा जा सकता था। चेतना शक्ति की एक जबरदस्त मात्रा बह गई, क्योंकि इसने घेरने वाले दबाव का विरोध किया। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में रोशनी आ गई, जबकि वह उन 4 हथेलियों को देख रहा था। उसने अचानक अपने दोनों हाथों से सीलें बना लीं और उसके शरीर से अचानक एक शानदार चेतना रोशनी निकल पड़ी। वहां ड्रैगन की दहाड़ें भी थीं, जो उस रोशनी से गूंज रही थीं। धमाका 4 बड़े ताड़ के पेड़ तेजी से ध्रुवांत की ओर गिरे। धरती तुरंत कांप उठी और बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। इस समय अंतरिक्ष भी ढह गया था। असंख्य निगाहें चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन पर दृढ़ता से टिकी हुई थीं। अमर महल के इस नए डोमेन लॉर्ड से पहले ही निपटा जाना चाहिए था, है ना? 4 शिखर प्रथम श्रेणी दिव्य रैंक के योद्धाओं के एक साथ हमला करने की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। अमर पक्षी ने शांत भाव बनाए रखा, जबकि सुचिता और संध्या के चेहरे पीले पड़ गए। चारों प्रभुता संपन्न शरीर क्षितिज के पार खड़े होकर टूटी हुई धरती को देख रहे थे। हालांकि उनके चेहरे थोड़े टेढ़े थे, क्योंकि ध्रुवांत की आकृति उस स्थान पर नहीं थी। सावधान चारों लोगों के मुंह से चिल्लाहट निकली, लेकिन जैसे ही उनकी आवाजें उनके मुंह से निकलीं, उनके पीछे अचानक अंतरिक्ष फट गया और एक हल्का ड्रैगन उस फटे हुए स्थान से बाहर उड़ आया। उन चारों सेनापति के चेहरे बदल गए और उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। ध्रुवांत की ताकत केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा पर ही थी। वह अंतरिक्ष की दरारों से कैसे गुजर सकता था? यह कुछ ऐसा था जो केवल उन लोगों के लिए ही संभव था जिनके पोती के पास 5वें पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा से अधिक शक्ति थी। हालांकि ध्रुवांत स्पष्ट रूप से उनके संदेहों को स्पष्ट नहीं करने वाला था। वह ड्रैगन स्थानिक दरार से बाहर उड़ गया और प्रकाश टिमटिमाते ही एक पतली आकृति में बदल गया। सील बनाते समय उसका चेहरा ठंडा था। एक पल में एक ड्रैगन की दहाड़ और एक हाथी की चीख उसके दिव्य सागर से गूंज उठी। धमाका एक जबरदस्त बैंगनी और काली रोशनी तेजी से दिव्य सागर से बाहर निकली, जिसने ध्रुवांत के ऊपर एक विशाल बैंगनी ड्रैगन और काले हाथी का रूप ले लिया। ध्रुवांत ने अचानक अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए। बैंगनी लपटों से जलता हुआ बैंगनी ड्रैगन और काली बिजली से ढका बिजली का हाथी आपस में बुरी तरह टकरा गए। एक पल में भयानक चेतना शक्ति के झटके की लहरें फूट पड़ीं और चारों दिव्य शरीर पीछे की ओर उड़ गए। ध्रुवांत के चेहरे पर एक बहुत बड़ा भाव था। उसके दोनों हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसके हाथों की सीलें जो तेजी से बदल रही थीं, उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उस हिंसक चेतना शक्ति के बीच एक ड्रैगन और हाथी की हल्की डिस्क, जो लगभग 1 फुट आकार की थी, बन गई। प्रकाश की डिस्क बैंगनी और काले रंग के साथ उभरी और उस पर ड्रैगन और हाथी बने हुए थे।
अवर्णनीय रूप से भयानक चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव फैल गए, जिससे अंतरिक्ष में बारीक दरारें पड़ गईं। उसे मार डालो माउंट मंक के चारों प्रमुखों ने महसूस किया कि ड्रैगन और हाथी की प्रकाश डिस्क में कितनी भयानक शक्ति थी, क्योंकि उनके दिल उनकी भौंकने के साथ साथ हिल गए थे। मृत 3 उंगलियां चारों लोग एक साथ चिल्लाने लगे जब जबरदस्त चेतना शक्ति सीटी बजा रही थी, जिससे 4 शक्ति प्रकाश स्तंभ बन गए जो मृत वृक्षों के समान थे और तेजी से ध्रुवांत की ओर बढ़ रहे थे। ध्रुवांत ने अपनी नजर उठाई, जैसे उसकी काली पुतलियों में ठंडक का एक धब्बा दिखाई दिया। उसके बाद उसकी बदलती हुई सीलें अचानक जम गईं। ड्रैगन और हाथी की डिस्क, उसकी पतली उंगली आसमान की ओर इशारा कर रही थी, जैसे ड्रैगन और हाथी की प्रकाश डिस्क उड़ते हुए प्रकाश की एक लकीर में बदल गई हो। जब प्रकाश डिस्क यात्रा कर रही थी तो अंतरिक्ष में एक लंबी दरार पड़ गई थी। दोनों हमले क्षितिज पर फैल गए और अनगिनत निगाहों के सामने एक दूसरे से टकरा गए। एक दृश्यमान चेतना शक्ति तूफान ने फैलते ही तबाही मचा दी, जिसके कारण नीचे का जंगल तुरंत नष्ट हो गया, क्योंकि हिंसक चेतना शक्तियां आकाश में एक दूसरे को मिटाने की कोशिश कर रही थीं। क्या यह ध्रुवांत वास्तव में 4 दिव्य रैंकों के योद्धा के हमले का सामना कर सकता है? किसी ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि हिंसक चेतना शक्तियों के तहत बैंगनी और काले प्रकाश में कोई कमी नहीं आई थी। ध्रुवांत के पास क्या जबरदस्त साधन है? वह वास्तव में अमर महल के नए डोमेन लॉर्ड बनने में सक्षम होने के लिए सरल नहीं है। ध्रुवांत ने इसका सामना किया। सुचिता और संध्या की आंखों में सुखद आश्चर्य था। तुम दोनों ध्रुवांत को बहुत ज्यादा नीची नजर से देख रहे हो। अमर पक्षी हल्के से मुस्कुराई। उसने ध्रुवांत से 9 ड्रैगन और हाथियों की कला की ताकत का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। उन 4 साथियों के लिए यह सोचना थोड़ा भोलापन है कि वे सिर्फ इसी के साथ ध्रुवांत के हमलों का सामना कर सकते हैं। धमाका! जब यह विचार अमर पक्षी के दिल में कौंध गया तो बैंगनी और काली डिस्क अचानक आसमान में फट गई। बैंगनी लपटें और काली बिजली ने तबाही मचा दी। 4 बड़ी उंगलियां जो मृत पेड़ों के समान थीं, उस प्रभाव के कारण तेजी से टूटकर बिखर गईं। अनगिनत लोग अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सके। पीछे हटो माउंट मंक के चारों प्रमुखों की आंखों में आश्चर्य उभरा और वे तुरंत दहाड़ उठे। चारों प्रभुता संपन्न शरीर तेजी से पीछे हट गए, क्योंकि वे अपने पैरों के एक ही झटके से 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ गए। ध्रुवांत ने पीछे हटते हुए 4 लोगों को देखा और उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अगर 9 ड्रैगन और हाथी कला की शक्ति केवल इतनी ही होती तो इसे अर्धपूर्ण श्रेणी की दिव्य कला के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जाता। वूश! ध्रुवांत ने अपनी उंगली हिलाई। भयंकर बैंगनी लपटें और काली बिजली अचानक प्रकाश की 2 किरणों में बदल गईं, जो आपस में जुड़ गईं। सरसराहट के साथ वे इस क्षेत्र से गायब हो गए थे और अगले ही पल वे सबसे पतले दिव्य रैंक के योद्धा के सामने आ गए थे। ध्रुवांत के इरादे को समझते ही बाद वाले की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। 10 अंगुलियों को चोट पहुंचाना एक उंगली तोड़ने के बराबर नहीं था। हालांकि इस 9 ड्रैगन और हाथियों की कला की शक्ति साधारण नहीं थी। ध्रुवांत की साधना अभी भी बहुत उथली थी। उसके लिए 4 संप्रभुओं को तुरंत मारना संभव नहीं था, लेकिन अगर यह उनमें से केवल एक पर लक्षित था तो यह पर्याप्त से अधिक था। मृत वृक्ष कला सबसे दुबले पतले दिव्य रैंक के योद्धा ने दहाड़ते हुए कहा कि दिव्य सेलेस्टियल बॉडी पर सूखे रूण दिखाई दिए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह इस क्षेत्र में खड़ा एक मुरझाया हुआ पेड़ है। धमाका! ध्रुवांत को जरा भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बैंगनी लपटों और काली बिजली की रोशनी ने तुरंत बैंगनी ड्रैगन और बिजली के हाथी का रूप ले लिया। विनाशकारी रुख के साथ उन्होंने भारी दिव्य शरीर पर जोरदार हमला किया। प्रभाव का क्षण ज्वालामुखी विस्फोट के समान था। भयानक आघात तरंग ने इतना कहर बरपाया कि मृत वृक्ष शरीर एक विस्फोट के साथ ढह गया और एक दयनीय दिखने वाला व्यक्ति उसमें से उछला। उसके मुंह से ताजा खून बह रहा था
और वह भारी रूप से जमीन पर गिर गया, जिससे एक बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। यहां तक कि उसकी आभा भी मुरझा रही थी। वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था और मृत्यु के करीब था। इस आकाश और पृथ्वी के बीच ठंडी हवा के अनगिनत झोंके गूंज रहे थे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि बमुश्किल एक पल में एक संप्रभु विशेषज्ञ, जिसने अपने दिव्य शरीर को मार डाला था, पहले से ही ध्रुवांत द्वारा पराजित हो चुका था। गुदा बचे हुए 3 दिव्य रैंक के योद्धाओं के चेहरे काफी बदल गए थे, क्योंकि कुछ ही देर बाद उनकी आंखों में हत्या का भाव उभर आया था। ध्रुवांत को देखते हुए उनकी निगाहें ऐसी लग रही थीं मानो वे उसे खा जाना चाहते हों। मैं तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तीनों लोग भयंकर रूप से भौंकने लगे जब विशाल प्रभुता संपन्न शरीरों ने एक बार फिर ध्रुवांत की दिशा में हमला किया। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की चेतना शक्ति भी उनकी मुट्ठी के नीचे हिल रही थी। उठना 3 लोगों को फिर से हमला करते देख ध्रुवांत की नजर ठंडी रही और उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। नीचे का जंगल ढह गया और 3 काले कमलों से बना एक चेतना समूह प्रकट हुआ। राक्षसी कमल चेतना जाल का वध ध्रुवांत ने अपने दोनों हाथों से अपनी सीलें बदल दीं, जिससे तीनों काले कमल भयंकर रूप से ऊपर उठे सिर से पूंछ तक एक दूसरे से जुड़ गए और एक सर्वोच्च दिव्य शरीर से टकरा गए। धमाका स्याही जैसी काली रोशनी ने एक महान शरीर को जंग लगाना शुरू कर दिया था। एक क्षण में एक मृत वृक्ष जैसा दिखने वाला महान शरीर तुरंत ही एक ठंडी चट्टान की तरह काला हो गया और चरमराकर फट गया। पफ अपने दिव्य सेलेस्टियल बॉडी को नष्ट करने के बाद दिव्य रैंक के विशेषज्ञों में से एक को दयनीय स्थिति में गोली मार दी गई, क्योंकि उसने हिंसक रूप से ताजा खून उगल दिया। वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 महान शरीर जो हमला कर रहे थे अचानक रुक गए, क्योंकि उनकी आंखों में भय उभर आया था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कुछ ही मिनटों में उन्हें इतना भारी नुकसान कैसे झेलना पड़ा। जाहिर है वे अकेले नहीं थे जो समझ नहीं पाए, यहां तक कि लड़ाई देखने वाले भी हैरान थे और उनकी आंखों में सदमा था। इस ध्रुवांत की ताकत माउंट मंक के 4 सिरों के बराबर थी, तो फिर उसकी लड़ने की शक्ति इतनी भयानक क्यों थी? सिर्फ 2 मुठभेड़ों में उसने 2 लोगों को तुरंत मार डाला था। आसमान में बचे हुए 2 दिव्य रैंकों योद्धाओं ने अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने वाले युवक ने कितने साधन छिपा रखे हैं। अगर यह पहले जैसा ही था तो उनके सामने वाले 2 लोग इसके उदाहरण थे। पीछे हटना उन दोनों की निगाहें चमक उठीं और वे तुरंत भौंकने लगे। ध्रुवांत ने पहले 2 योद्धाओं को मारने के लिए जो तरीके अपनाए थे, उनसे उनमें बहुत बड़ा सदमा लगा। दोनों प्रभुता संपन्न शरीर बिना किसी लड़ाई के इरादे के तेजी से पीछे हट गए। मुझे डर है कि अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। ध्रुवांत ने जब दोनों लोगों को जाते देखा तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। चूंकि वह पहले ही इसके लिए जा चुका था, इसलिए वह निश्चित रूप से नरम नहीं होगा। यह अब उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी नहीं थी, बहुत नरम और अनिर्णायक होना मूर्खता थी। इस प्रकार उसके दोनों हाथों ने फिर से सीलें बना लीं और उसके सिर से प्रकाश का एक स्तंभ उड़ गया। 9 परतों वाला एक स्तंभ सीटी बजाता हुआ हवा के साथ फैल गया और नीचे की ओर दबा, जिससे उसके भीतर तीसरे चेतना दिव्य शरीर पर दबाव पड़ा। 9 परत वाले स्तंभ के शरीर पर सुनहरे ड्रैगन सीटी बजा रहे थे और सुनहरी लपटें उठ रही थीं। 10 सांसों से भी कम समय में तीसरा दिव्य शरीर झलकर राख हो गया, जबकि एक जली हुई काली आकृति कमजोर होकर आकाश से गिरी। एक और दिव्य रैंक का योद्धा पराजित हुआ। माउंट मैंग का आखिरी सिर बुरी तरह डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह एक थका हुआ और घायल विशालकाय प्राणी था, जो बिना रुके सुनहरा तलाव पीक से बाहर निकल रहा था। उस आकृति को देखकर ध्रुवांत ने उसका पीछा नहीं किया और अंदर से राहत महसूस की।
अपने 3 सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड को निष्पादित करना थोड़ा कठिन था, यहां तक कि उसके लिए भी। उसके दिव्य सागर में उसकी चेतना शक्ति का अधिकांश हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वह इस बात से कुछ हद तक संतुष्ट था कि वह 3 प्रथम श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धाओं से इतनी शीघ्रता से निपट सकता था। जैसे ही उसने अपनी काली पुतलियां इधर उधर घुमाईं, उसकी आकृति आसमान से गिर पड़ी। एक पल में मानवीय आकृतियां बिना किसी दुश्मनी के जल्दी से पीछे हटने लगीं। ध्रुवांत ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह पलटकर सुनहरा तलाव पीक की ओर उड़ गया। उसे विश्वास था कि कोई भी उसके प्रति फिर से कुशलता से काम नहीं करेगा। सुनहरा तलाव पीक के नीचे अनगिनत लोग चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन में आकृति को देख रहे थे। इस पल में शुरुआती शोर शांत हो गया था। हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि अमर महल के इस नए डोमेन लॉर्ड के पास कितने भयानक कार्ड हैं। एक बनाम 4 और 3 को मारना, ऐसी उपलब्धि वास्तव में डरावनी थी। क्षितिज के पार तीनों राजा चुपचाप चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन को आश्चर्य से देख रहे थे और वे युवक की आकृति को घूर रहे थे। यहां तक कि गहरी और अथाह नींद में सो रहे दिव्य रैंक ने भी अपनी आंखें खोल ली थीं। यह युवा सचमुच सरल नहीं है। ध्रुवांत, जीता, सुचिता और संध्या दंग रह गए जब उन्होंने अमर महल के पत्थर के मंच पर चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन को देखा। जब उन्होंने देखा कि युवा धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, तो वे अपने सदमे से उबर गए, क्योंकि उनकी आंखों में खुशी की चमक चमक उठी। संध्या खुशी से झूम उठे और यहां तक कि सुचिता, जो काफी अच्छे इरादों वाला था, ने भी एक छोटी सी मुस्कान का पीछा किया। ध्रुवांत ने जो ताकत दिखाई थी, वह वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थी। माउंट मंग के 4 प्रमुखों की ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में भी कुछ प्रसिद्धि थी और उनकी ताकत भी काफी अच्छी थी। उनके एक साथ आने से वे द्वितीय श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा के विशेषज्ञ का भी सामना कर सकते थे, लेकिन अभी वे ध्रुवांत द्वारा इतनी दयनीय स्थिति में आ गए थे। युवा के प्रदर्शन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहां तक कि अमर पक्षी में भी दीपिका और बाकी लोगों की आंखें चौंक गई थीं, क्योंकि उनके दिलों में ध्रुवांत के लिए प्रशंसा बढ़ गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां था, ताकत सबसे कठिन औचित्य थी। अगर उनके अमर पक्षी ट्रूप के पास ऐसा डोमेन लॉर्ड हो सकता है, तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। आरोहण की लड़ाई अभी शुरू हुई है। अगर वह अंतिम योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है, तो यह बेकार है, चाहे उसका प्रदर्शन कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो। अमर पक्षी सबसे शांत थी, क्योंकि वह बहनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। यह बेकार कैसे है? आखिरकार ध्रुवांत की उम्र थोड़ी कम है। वह अभी अभी ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में आया था, इसलिए अगर वह असफल होता है तो यह उचित है। भले ही वह इस बार असफल हो जाए, लेकिन वह निश्चित रूप से अगली बार जीतेगा। संध्या ने बचाव करते हुए कहा कि उसे ध्रुवांत के साथ अन्याय महसूस हो रहा है। आखिरकार उसने पहले ही एक बेहतरीन काम किया था। सुचिता, जो उसके बगल में थी, ने एक भी शब्द नहीं बोला। संध्या की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से थोड़ी अधिक परिपक्व थी, और भले ही वह जानती थी कि ध्रुवांत ने वास्तव में एक उत्कृष्ट काम किया है, वास्तविकता कठोर थी। चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, केवल वे ही ध्यान का केंद्र होंगे जो शिखर पर खड़े होंगे। कोई भी उन असफलताओं के समूहों पर ध्यान नहीं देगा जो आगे बढ़ने के लिए मील के पत्थर बन गए हैं। अगर ध्रुवांत अंत में योग्यता प्राप्त नहीं कर सका, तो शायद उसने जो झटका पहले दिया था वह तुरंत गायब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर दया करेंगे और उसके बाद इसे भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय वह सिर्फ एक विफलता होगी। अमर पक्षी ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जिनकी सांसें अचानक कमजोर हो गई थीं, क्योंकि उसके गुलाबी होंठ ऊपर उठे थे। उसने विशाल चेतना शक्ति प्रकाश स्क्रीन को देखा और बुदबुदाया, लेकिन ध्रुवांत इतनी आसानी से नहीं हारेगी, जबकि वह क्षेत्र जहां अमर महल स्थित था जश्न मना रहा था। ब्लड हॉक हॉल का क्षेत्र थोड़ा शांत था, यहां तक कि माहौल भी थोड़ा अजीब था। ब्लड हॉक हॉल के कई विशेषज्ञ सिंहासन की ओर चुपके से देखते हुए एक दूसरे को देखते रहे।
उन्होंने ब्लड हॉक किंग को डराने की हिम्मत नहीं की, जिसके चेहरे पर उस समय कोई भाव नहीं था, क्योंकि वे उस समय उसके दिल में प्रचंड क्रोध को महसूस कर सकते थे। दरार। ब्लड हॉक किंग के सिंहासन का आर्मरेस्ट टूट गया और उसकी छाती जोर से धड़क रही थी, क्योंकि वह अपने दिल में क्रोध को दबा रहा था। सचमुच 4 कूड़े के टुकड़े वह स्क्रीन पर घूरते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक तेज डरावनी रोशनी बह रही थी। कुछ ही देर बाद वह उदासीन भाव से सिंहासन पर वापस झुक गया। ध्रुवांत का माउंट मंग के 4 सेनापति को हराना वाकई उसकी उम्मीदों से थोड़ा परे था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ध्रुवांत योग्यता हासिल नहीं कर लेता, अंत में उसके सारे प्रयास बेकार हो गए। ग्रेटलो सुनहरा तालाब की प्रतियोगिता अभी शुरू हुई थी। राजसी सुनहरा तालाब पीक से नीचे की ओर एक सुनहरी धारा बह रही थी, जिसकी लहरों ने कई लोगों के दिलों को ठंडा कर दिया। सौभाग्य से उन्होंने किसी को निशाना नहीं बनाया था, अन्यथा उनकी ताकत केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी में होने का उल्लेख किए बिना यहां तक कि 9 सेनापति को भी शिखर तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती थी। लेकिन इस समय 2 आकृतियां वृक्षों के सुनहरे सागर पर कदम रख रही थीं। उनकी निगाहें दूरी पर थीं, जहां ध्रुवांत और माउंट मंग के 4 प्रमुखों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। क्या ध्रुवांत ने वास्तव में माउंट मांग के 4 दिव्य रैंक के योद्धाओं को हराया था? कियान ने दूर से देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। पहले उन्होंने लड़ाई देखी थी और ध्रुवांत ने जो तरीके अपनाए थे वे वाकई बहुत शक्तिशाली थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह एक प्रथम पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा को एक पल में कैसे मार सकता था। कियान अपनी भौहें सिकोड़ रहा था, लेकिन एक पल बाद वह मुस्कुराने लगा। लेकिन इससे चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। वह इस बात से वाकई हैरान था कि ध्रुवांत 4 दिव्य रैंक के योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन बस इतना ही। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए वही नतीजे हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं था। उसकी नजर में माउंट मंग के 4 योद्धा कोई खतरा नहीं थे। दिव्य रैंक के बीच का अंतर ऐसा कुछ नहीं था जिसे इतनी आसानी से पूरा किया जा सके। लगता है स्वर्ग मुझे एक मौका दे रहा है। बंटी अपनी दोनों आंखें सिकोड़कर मंद मंद मुस्कुराया। हा, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि हम दूसरों को अमर पक्षी ट्रूप के पुराने और नए डोमेन लॉर्ड्स के बीच का अंतर दिखा सकें। कियान मुस्कुराया। हमें फिलहाल उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले चोटी पर चढ़ते हैं। इस बार मैं कोशिश करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी रैंकिंग को थोड़ा और ऊपर ले जा सकता हूं। बोलते समय उसने अपना सिर सुनहरा तालाब पीक की गहराई की ओर घुमाया और अपने होंठ चाटे। उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वह एक भेड़िए की तरह है जो अपने शिकार को घूर रहा है और तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। ओह, बंटी ने अपनी भौहें उठाईं। तुम विवान से लड़ने का इरादा रखते हो? अभी कियान 4 महान डोमेन लॉर्ड्स में तीसरे स्थान पर था। अगर वह विवान को हरा सकता है तो वह अपनी रैंकिंग में 1 की वृद्धि कर सकता है। हालांकि विवान माउंटेन स्प्लिटिंग किंग के अधीन जनरल था। उसने इन सभी वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की वे शानदार थीं और उसे ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता था। वह एक वास्तविक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि बंटी ब्लड हॉक हॉल के संसाधनों का उपयोग कर रहा था और उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, लेकिन वह समझ गया था कि वह फिलहाल 4 महान डोमेन लॉर्ड्स की रैंकिंग को हिला नहीं पाएगा। लेकिन अगर यह कियान होता तो उसके पास वह क्षमता हो सकती थी। तीसरे स्थान पर होना बहुत अच्छा नहीं लगता। कियान ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और अपनी आस्तीन लहराई और उसका आकार उड़ गया, एक चील की तरह उड़ते हुए, जैसे उसने सुनहरी धारा को चीर दिया और बिजली की गति से शिखर की ओर बढ़ गया। उस दृश्य को देखकर बंटी ने तुरंत पीछा किया। रास्ते में उन्हें कुछ विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे 4 महान डोमेन लॉर्ड्स में से 2 थे। अगर वे उनके पीछे गए तो वे निस्संदेह मौत की तलाश करेंगे। जब कियान और बंटी एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ गए तो दूर आसमान में 2 और आकृतियां खड़ी थीं।
वे दोनों 4 महान डोमेन लॉर्ड्स आरुष और विवान के पहले और दूसरे रैंक के थे। ध्रुवांत की पिछली लड़ाई को देखते हुए उनकी आंखों में आश्चर्य की एक लकीर थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अंदर ही अंदर दिलचस्पी का एक निशान दिखाया। ऐसा लगता है कि ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब की इस प्रतियोगिता में कुछ परिवर्तनशीलताएं होंगी, और जब सब लोग ध्रुवांत पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि उसने पहले युद्ध लड़ा था, तो नायक के रूप में उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था और पर्वत शिखर की ओर बढ़ गया था। गर्जन विशाल सुनहरी धारा से ड्रैगन की दहाड़ें गूंज रही थीं, क्योंकि एक ड्रैगन की आकृति सुनहरी धारा में घूमते हुए दिखाई दे रही थी। गति ने आगे के कई विशेषज्ञों को भी पीछे छोड़ दिया था। जब उन विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया गया तो उनके चेहरे बदल गए। वे कुछ पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्होंने हमला न करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास एक विशेषज्ञ को हराने का आत्मविश्वास नहीं था जो माउंट मैंग के 4 संप्रभुओं को हरा सकता था। ड्रैगन की आकृति निस्संदेह ध्रुवांत थी। उसने कुछ समय पहले व्हाइट ड्रैगन से ड्रैगन सोरिंग आर्ट, एक दिव्य कला, प्राप्त की थी। शुरुआत में इस दिव्य कला ने ध्रुवांत के लिए काफी मदद की थी, लेकिन उसके मजबूत होने के साथ साथ ड्रैगन सोरिंग आर्ट का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता गया, जब तक कि वह सॉवरेन दायरे में नहीं आ गया। जब वह दिव्य रैंक के योद्धा में पहुंचा तो ध्रुवांत ड्रैगन सोरिंग कला का उपयोग उच्चतम स्तर तक कर सकता था, जो ड्रैगन की शरीर था। इस चरण को प्राप्त करने के बाद वह एक ड्रैकोनिक आकृति में बदल सकता था, क्योंकि उसने दूरी को कम करने के लिए, अंतरिक्ष को चीरने के लिए रहस्यमय शक्ति का उपयोग किया था। इससे पहले यह इस ड्रैगन शरीर कला की ताकत थी जिसने उसे माउंट मैंग के 4 दिव्य रैंक के योद्धाओं से अपरिहार्य जाल को चकमा देने की अनुमति दी थी। अभी ध्रुवांत को पूरा विश्वास था कि अगर उसने ड्रैगन सोरिंग आर्ट को पूरी तरह से निष्पादित किया तो दूसरे दर्जे के शासकों को भी उससे आगे निकलने में मुश्किल होगी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह इस गति पर भरोसा कर रहा था। ध्रुवांत 10 मिनट से भी कम समय में दूसरे बैच से अलग हो सकता था और पहले बैच को पकड़ सकता था। पिछली लड़ाई के बाद अब उसे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जो ताकत दिखाई थी, उसे देखते हुए उस पर हमला करने वाले को समझदारी से काम लेना होगा। अंतरिक्ष के विकृत होते ही ड्रैकोनिक छवि एक फ्लैश के साथ 1000 फीट दूर दिखाई देने लगी। ड्रैकोनिक छवि के भीतर ध्रुवांत ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और सुनहरा तालाब पीक की चोटी के पास पहुंचने लगा। उनकी धारणा के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 20 चेतना शक्ति उतार चढ़ाव थे और उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली था। वे उन संप्रभु विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली थे जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। जो लोग पहले समूह में शामिल हो सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से पर्वत पर चढ़ने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। वहां एक चमकीला सुनहरा मंच था जिस पर सुनहरी रोशनी घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सोने से तराशा गया हो। वह जानता था कि यह ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज था, जो ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता था। केवल इसी मार्ग से होकर वह शिखर पर चढ़ने की योग्यता प्राप्त कर सकता था। उसके पैर ने टैप किया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका आकार ड्रैगन में बदल गया। हालांकि जब वह लगभग 100 फीट आगे बढ़ा तो उसका आकार अचानक रुक गया और ड्रैकोनिक छवि फीकी पड़ गई और एक मानव रूप में वापस आ गई। ध्रुवांत हवा में खड़ा था और अपनी संकुचित आंखों के इर्द गिर्द नजर घुमा रहा था। पेड़ों के इस विशाल सागर में कई आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर थीं। उनमें से प्रत्येक आकृति की निगाहें बाजों और बाजों के समान तेज थीं, जिनके चारों ओर प्रचंड चेतना शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जो हिंसक तूफानों की सीटी को आकर्षित कर रही थी। उनमें से हरेक के पास ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज पर जाने की योग्यता थी, लेकिन वहां बहुत ज्यादा जगह नहीं थी। इसलिए अगर वे वहां जाना चाहते थे तो उन्हें अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। ध्रुवांत ने उन लोगों को देखा। उनके कपड़े फड़फड़ा रहे थे और उनकी आंखों में तीखी निगाहें थीं।
वह अपने होठों को धीरे से चाटने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसकी काली पुतलियां लड़ने के इरादे से जल रही थीं। यह अंतिम चरण है, कोई भी मुझे बाधित नहीं कर सकता। पेड़ों के सागर में सुनहरी रोशनी फैल गई जब ध्रुवांत आसमान में खड़ा था और अपनी तीखी काली पुतलियों को आगे की ओर निर्देशित कर रहा था। पेड़ों के सागर के ऊपर वहां अस्पष्ट रूप से 7 आकृतियां खड़ी थीं। वे 7 आकृतियां एक दूसरे से 1000 फीट की दूरी पर थीं और उनसे बहुत ज्यादा चेतना शक्ति का उतार चढ़ाव निकल रहा था, जिससे तेज हवाएं चल रही थीं। वे एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखें भय और डर से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि यदि वे ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज पर चढ़ना चाहते हैं तो दूसरी पार्टी उनकी सबसे बड़ी बाधा होगी। वे 7 ग्रेट हेवनलॉ डोमेन की विभिन्न सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उनमें से कोई भी माउंट मंग के 4 अलग अलग प्रमुखों से कमजोर नहीं था, अन्यथा वे पहले बैच में नेतृत्व नहीं कर पाते। यही कारण था कि जब वे मिलते तो एक भयंकर युद्ध होता। जो कोई भी ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर चढ़ना चाहता था, उसे निश्चित रूप से उन 7 की शत्रुता और हमलों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार जब ध्रुवांत दिखाई दिया तो 7 लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें उस पर टिका दीं। जैसे ही उन्होंने ध्रुवांत को पहचाना, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। आखिरकार माउंट मंग के 4 प्रमुखों और ध्रुवांत के बीच लड़ाई का शोर कम नहीं था। ध्रुवांत द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने उन्हें भयभीत कर दिया। उन 7 ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांत उनकी दिशा में आ रहा होगा। अब उनके पास एक और खतरनाक दुश्मन होगा। पहले से लड़ाई देखने के बाद वे समझ गए कि अगर वे अकेले लड़ें तो उनमें से कोई भी ध्रुवांत का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। उन 7 की निगाहें एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए चमक उठीं। उनकी निगाहें एक ही निर्णय पर सहमत होते हुए चमक उठीं। हालांकि ध्रुवांत शक्तिशाली था, अगर वह उनके बीच से गुजरना चाहता था तो उन्हें हाथ मिलाना होगा और उसे थोड़ा डराना होगा, ताकि वह समझ सके कि भले ही उसके पास एक दुर्जेय ताकत हो, फिर भी उसे इस तरह की जगह पर नियमों का पालन करना होगा। उन 7 की निगाहों को देखते हुए ध्रुवांत ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा, क्योंकि वह उन 7 के फैसले के बारे में जानता था। हालांकि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था और उसने इसके बजाय एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसकी आंखें धीरे धीरे तेज हो जाएं। तो क्या हुआ अगर यह 7 योद्धाओं की बाधा थी? ध्रुवांत का रास्ता कुछ ऐसा था जिसे देवांश जैसा विशेषज्ञ भी नहीं रोक सकता था। इन लोगों का तो कहना ही क्या, उसके सामने का रास्ता कांटों से भरा था। यहां तक कि अगर उसे खून से लथपथ होकर भी लड़ना पड़े तो वह बिना किसी डर के उसमें भी आगे बढ़ेगा। ध्रुवांत अचानक आगे बढ़ा, क्योंकि उसके पीछे की जगह विकृत हो गई थी। उसका दिव्य सागर अस्पष्ट रूप से बैंगनी लपटों के साथ दिखाई दिया, जो उठ रही थीं, और एक दृश्यमान चेतना शक्ति उतार चढ़ाव जो अचानक उसके साथ केंद्र में बह गया। नीचे पेड़ों का सागर भी पूरी तरह से ढह गया था। ध्रुवांत ने अपने पैरों को जोर से पटका, उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और वह ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज की ओर उड़ गया। अपने कदम रोक लो। यह देखते हुए कि ध्रुवांत को जरा भी परेशानी नहीं थी और वह सीधे ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज की ओर बढ़ रहा था, 7 दिव्य रैंक के योद्धा ने तुरंत चिल्लाया, यह ध्रुवांत बहुत घमंडी है, वह वास्तव में हमारी उपेक्षा कर रहा है। उन 7 की आंखों में क्रोध था, क्योंकि वे एक ही समय पर ऐसा कर रहे थे। असीम चेतना शक्तियां बह रही थीं, जो क्रोधित ड्रैगन की तरह लग रही थीं, क्योंकि वे बिजली की गति से ध्रुवांत पर हमला कर रहे थे। ऊपर आसमान में ध्रुवांत द्वारा बनाई गई प्रकाश आकृति अचानक रुक गई, क्योंकि उसने आने वाली चेतना शक्तियों को देखा। जब उसने अपने पैर पटके तो उसकी पुतलियों में ठंडक दौड़ गई। उसके सिर से प्रकाश की एक काली धारा आसमान में उड़ी। इस समय एक अवर्णनीय अशुभ आभा भी फूट पड़ी थी। उस प्रकाश की धारा के भीतर महान मेरु राक्षसी स्तंभ उड़ गया और हवा के साथ कुछ 100 फीट आकार में फैल गया। यह एक स्तंभ की तरह था जो स्वर्ग को सहारा दे सकता था। ध्रुवांत ने अपने सामने की जगह को गले लगाया और महान मेरु राक्षसी स्तंभ को जोर से नीचे गिरा दिया।
तुरंत उसके सामने की जगह टूट गई और मूसलाधार अशुभ आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को अंधकारमय बना दिया। धमाका महान मेरु राक्षसी स्तंभ जोर से नीचे गिरा, जिससे 7 चेतना शक्तियां नष्ट हो गईं। इसके अलावा गति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि यह आगे 3 संप्रभु विशेषज्ञों की ओर बढ़ रहा था। महान मेरु राक्षसी स्तंभ छाया और प्रचंड अशुभ आभा लेकर आया, जिससे नीचे पेड़ों का सागर तुरंत फट गया। हमले में घिरे उन 3 सेनापति के चेहरे बदल गए। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि ध्रुवांत का अपराध कितना भयानक था। धमाका 3 महान दिव्य शरीर तुरंत उनके चारों ओर प्रकट हुए और विशाल आकृतियां महान मेरु राक्षसी स्तंभ से टकरा गईं। एक क्षण में तूफान आ गया और कुछ हजार फीट के दायरे में पेड़ों का सागर तुरंत जमीन पर आ गया। तीनों महान शरीर पीछे हटते हुए बाहर निकले, धरती को हिलाते हुए उड़े, साथ ही गहरे गड्ढे भी छोड़े। जब उन्होंने अपनी आकृतियां स्थिर कीं तो उनकी आंखों में भय का भाव था। इस समय उन्हें माउंट मंग के चारों प्रमुखों के मन में आखिरी क्षण में जो भय था वह समझ में आ गया। जब उनके सामने यह युवक सचमुच हमला करेगा तो वह निश्चित रूप से मारने का लक्ष्य रखेगा और कोई नरमी नहीं दिखाएगा। उन्होंने अपना सिर उठाया और ध्रुवांत को देखा, जो क्षितिज पर खड़ा था। महान मेरु राक्षसी स्तंभ उसके पीछे खड़ा था, जो एक अशुभ आभा फैला रहा था। वह अशुभ आभा एक आदिम राक्षसी देवता की आभा के समान थी। दुबले पतले युवक की काली पुतलियां ऐसी लग रही थीं मानो उनमें आग धधक रही हो। उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें उनके दिलों में एक झटका महसूस करा रही थीं। यह एक दृढ़ दृष्टि थी, जो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि उसे कोई भी चीज हिला नहीं सकती। उनके रास्ते पर चलने के लिए उनके सामने खड़े युवा ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जान की कीमत चुका सकते हैं, और चाहे कोई भी उनके रास्ते में बाधा डाल रहा हो, वे सभी उनके पैरों के नीचे राख हो जाएंगे। धमाका जब वे अपने दिलों में चौंक गए तो ध्रुवांत की आकृति हिल गई और सीधे महान मेरु राक्षसी स्तंभ के ऊपर दिखाई दी। महान मेरु राक्षसी स्तंभ प्रकाश की एक अंधेरी किरण में बदल गया और उड़ गया। उसकी गति असाधारण रूप से तेज थी, लेकिन अगर 7 संप्रभु उसे रोकना चाहते थे तो वे आसानी से ऐसा कर सकते थे। लेकिन इस बार किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें ध्रुवांत से भयंकर दुश्मनी महसूस हो रही थी। ध्रुवांत की दृढ़ निगाहों ने उन्हें समझा दिया कि अगर वे कुछ करेंगे तो उनके सामने खड़ा यह युवक उनके साथ मौत का मुकाबला कर सकता है। जो कुछ भी उनके पास था उसे हासिल करने के लिए उन्हें अंतहीन कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस प्रकार वे अपने जीवन को बहुत संजोते थे। भले ही ग्रेटलो सुनहरा तालाब की योग्यता कीमती थी, लेकिन यह उनके जीवन के लिए अतुलनीय थी। इसके अलावा भले ही वे ग्रेटलो गोल्ड स्टेज पर चढ़ने में कामयाब रहे, फिर भी उन्हें शक्तिशाली 4 महान डोमेन लॉर्ड्स का सामना करना पड़ा। इस प्रकार ऐसे क्रूर और दृढ़ व्यक्ति से लड़ने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उन 7 लोगों की निगाहों में झिझक थी और उनकी आंखों में संघर्ष देखा जा सकता था। हालांकि ध्रुवांत ने अभी भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह महान मेरु राक्षसी स्तंभ पर खड़ा था। एक हिंसक हवा उसके खिलाफ चल रही थी। उसके कपड़े लहरा रहे थे। युवक की आंखों में आग की लपटें उठ रही थीं। सुनहरा तालाब पीक के नीचे अनगिनत लोगों ने इस दृश्य को देखकर अपनी सांसें रोक लीं। वे ध्रुवांत के अकेले ही 7 संप्रभुओं की कैद से बाहर निकलने के काम से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। सुचिता, संध्या और बाकी लोगों ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं और उनके दिल गले में उतर गए थे। हालांकि जब वे बहुत घबरा गए तो उन्हें लगा कि वे अपनी निगाहें मौजूदा ध्रुवांत से हटा नहीं सकते। यद्यपि वह युवक उनसे थोड़ा छोटा था, परंतु उसका मनोबल उसी स्तर के विशेषज्ञों से कहीं बढ़कर था। अनगिनत निगाहों के सामने ध्रुवांत 7 सेनापति के घेरे में घुस गया, लेकिन वह रुका नहीं और उसने शांति से महान मेरु राक्षसी स्तंभ को नियंत्रित किया और बाहर निकल गया। अंत में वह 7 सेनापति के चेहरों को छूता हुआ निकल गया। शुरू से लेकर अंत तक उन 7 सेनापति ने कोई आक्रमण नहीं किया। यह इतना ज्यादा था कि जब ध्रुवांत उनके पास से गुजरा
तो उन्होंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। उस युवक की नजर ने उन्हें समझा दिया कि अगर वे हमला करेंगे तो भले ही वे आज ध्रुवांत को रोक सकें, लेकिन उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक युवा की नजर इतनी दृढ़ और तेज कैसे हो सकती है, लेकिन उनके वर्षों के प्रशिक्षण ने उन्हें यह समझा दिया कि इस तरह के व्यक्तित्व को भड़काना अच्छा नहीं है। इस प्रकार वे केवल असहाय होकर अपने होठों को एक तरफ फेंक सकते थे और अगले ही पल राहत महसूस कर सकते थे। भविष्य में उस युवक को निश्चित रूप से एक असाधारण उपलब्धि हासिल होगी, इसलिए ध्रुवांत के कदम उनके द्वारा कैसे बाधित हो सकते थे। जैसे ही ध्रुवांत ने बिना किसी बाधा के उन 7 दिव्य रैंक के योद्धा के घेरे को पार किया, सुनहरा तालाब पीक के नीचे एक हलचल मच गई, जिससे कई विशेषज्ञों की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। जाहिर है उन्हें लगा कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वे वहां नहीं थे, इसलिए वे उन 7 शासकों के कार्यों को समझ नहीं सके। ऊपर आसमान में तीनों राजा चुपचाप स्क्रीन को देख रहे थे। उन्होंने उस युवक को देखा जो महान मेरू राक्षसी स्तंभ पर खड़ा था और उनकी निगाहें थोड़ी झपक रही थीं। इस ध्रुवांत की संभावनाएं सामान्य नहीं होंगी। आखिरकार हमारे ग्रेट हेवन लॉर्ड डोमेन में एक सभ्य व्यक्ति सामने आया है। नींद में डूबे राजा ने इस समय अपनी दोनों आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां बुद्धि से भरे तारों वाले आकाश की तरह गूढ़ थीं। उसने उस दुबली पतली आकृति को देखते हुए कर्कश स्वर में कहा। जब आकाशीय गिद्ध राजा और चेतना शिष्य राजा ने उसकी बातें सुनी तो वे थोड़ा चौंक गए। आखिरकार इतने सालों के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने स्लीपिंग राजा को इस तरह से युवा पीढ़ी की प्रशंसा करते हुए सुना था। यहां तक कि 4 महान डोमेन लॉर्ड्स को भी अभी तक ऐसा सम्मान नहीं मिला था। आकाश गिद्ध राजा का अमर पक्षी के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए वह मौके पर मुस्कुराया, जबकि चेतना शिष्य राजा ने उदासीनता से कहा, दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, यहां तक कि जो असाधारण रूप से उत्कृष्ट हैं वे भी आकाश में सितारों जितने ही हैं, लेकिन अंत में बहुत कम ही उभर कर सामने आ पाता है। निंद्रा राजा ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और उसकी आंखें फिर से नींद से भर गईं। पेड़ों के सागर पर उन 7 दिव्य रैंक के योद्धाओं की कैद से गुजरने के बाद ध्रुवांत ने अपनी आस्तीन लहराई और अपने शरीर में महान मेरू राक्षसी स्तंभ को संग्रहित किया। कुछ ही देर बाद उसने अपने पैरों को हवा में थपथपाया और उसका आकार उड़ गया। 10 से ज्यादा सांसों में सोने और चमकते ग्रेटलो गोल्ड स्टेज पहले ही उसके सामने आ चुका था। वह आगे बढ़ा और अपने पैर उस पर रख दिए। यह एक दृढ़ अनुभूति थी जिसने उसके होठों के कोने पर एक चाप उठाया। वह आखिरकार इस ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज पर था। यहां से ग्रेटलॉ सुनहरा तालाब उसकी पहुंच में होगा। पहाड़ की चोटी की ओर जाने के लिए चमकदार सुनहरा मंच ही एकमात्र रास्ता था। जैसे ही सुनहरी रोशनी फैली, ऐसा लगा जैसे सुनहरा तरल बह रहा हो। यह दृश्य असाधारण रूप से चमकदार था। पक्का ध्रुवांत के पैर सुनहरे मंच पर पड़े और उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। सुनहरा मंच लगभग 10,000 फीट बड़ा था। यह बहुत विशाल था, लेकिन अब इस सुनहरे मंच पर सिर्फ कुछ ही आकृतियां थीं। सही रूप से कहें तो वहां केवल 5 छायाचित्र थे। इसके अलावा ध्रुवांत ने पहले भी 5 छायाएं देखी थीं। उन 5 में से 4 ग्रेट हेवन लॉर्ड डोमेन के वर्तमान 4 महान डोमेन लॉर्ड थे। 5वां आंकड़ा वह लंबा और मजबूत आदमी था जिसे ध्रुवांत ने पहली बार सुनहरा तालाब पीक में प्रवेश करते समय देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज तक भी पहुंच सकता है। जब ध्रुवांत उन 5 लोगों को देख रहा था तो 5 की निगाहें भी उस पर जमी हुई थीं। कियान और बंटी के अलावा जो उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे, बाकी 3 लोग थोड़े हैरान थे। उन्होंने भी ध्रुवांत के 7 संप्रभुओं को पीछे छोड़ने का दृश्य देखा था। उस दृश्य ने उन्हें थोड़ा हिलाकर रख दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि उस क्षण जब ध्रुवांत उन 7 शासकों को हिलाने में सक्षम था, वह अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा था, बल्कि एक भयभीत आत्मा पर भरोसा कर रहा था। इस दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी,
यहाँ असाधारण प्रतिभा वाले लोग भी थे, लेकिन जो लोग एक सुप्रसिद्ध सर्वोच्च विशेषज्ञ बन पाए, उन सभी में एक अडिग इच्छा शक्ति और असाधारण आत्मा थी। उस भावना को निडरता के रूप में समझा जा सकता है। चाहे कोई भी प्रतिद्वंद्वी हो, वे कभी पीछे नहीं हटते। चाहे वह कोई बहुत बड़ा पहाड़ ही क्यों न हो जिसे वे पार नहीं कर सकते, वे बिना किसी डर के उस पर भी हमला कर देते थे। मृत्यु में जीवन के उस निशान के लिए संघर्ष करना और पुनर्जन्म से गुजरना। ध्रुवांत ने पहले जो शांति दिखाई थी, उससे वे थोड़े हिल गए थे। यह उस समय से भी अधिक तीव्र था जब ध्रुवांत ने माउंट मांग के 4 शासकों को हराया था। इस प्रकार यहां तक कि आरुष और विवान, जो 4 महान डोमेन लॉर्ड्स में पहले और दूसरे स्थान पर थे, ने भी ध्रुवांत को भारीपन के साथ देखा। हा, कितना दिलचस्प है। मुझे इस बार डार्क हॉर्स के आने की उम्मीद नहीं थी। यह वास्तव में पिछले बार से बेहतर है। कियान ने ध्रुवांत और मजबूत आदमी को देखकर संकुचित आंखों से मुस्कुराते हुए हंसी की। उसकी मुस्कान थोड़ी मजाकिया थी। ध्रुवांत ने शांत भाव बनाए रखा और धीरे धीरे उत्तर की ओर कोने की ओर आगे बढ़ा। उसके साथ ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर कुल 6 लोग थे, लेकिन ग्रेट लॉ सुनहरा तालाब के लिए केवल 4 योग्यताएं थीं। इसका मतलब था कि 2 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर चढ़ सकते थे और बाधाओं की परतों को पार कर सकते थे, वे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की युवा पीढ़ियों में सर्वश्रेष्ठ थे। 2 को हराने की कठिनाई शायद पहले की लड़ाइयों से भी अधिक कठिन थी। ध्रुवांत की नजर थोड़ी बदल गई। उसका शरीर शायद शांत हो गया था, लेकिन उसके शरीर के भीतर चेतना शक्ति एक क्रूर ड्रैगन की तरह दहाड़ रही थी। वह किसी भी हमले से निपटने के लिए भयानक शक्ति के साथ विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। जब ध्रुवांत चुप हो गया तो बाकी 5 ने भी ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई भी यह महसूस कर सकता था कि सुनहरे मंच पर एक अंतर्धारा बह रही थी। इन 6 में से कौन से 2 बाहर हो जाएंगे? सुनहरा तलाव पीक के नीचे हर किसी की नजर ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर टिकी थी। कई लोग घबराए हुए थे क्योंकि यह अंतिम लड़ाई थी। जब तक कोई परिणाम नहीं आता, ग्रेट लॉ सुनहरा तालाब की 4 योग्यताओं की घोषणा की जाएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ध्रुवांत और उस मजबूत आदमी के खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। हालांकि वे डार्क हॉर्स थे, लेकिन 4 महान डोमेन लॉर्ड्स की तुलना में उनकी नींव अभी भी कुछ हद तक कमजोर थी, जिनकी प्रसिद्धि बहुत पहले ही स्थापित हो चुकी थी। कई लोगों की निगाहों के सामने कियान की निगाहें एक जहरीले सांप की तरह थीं जब वह ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर घूमा और अंत में ध्रुवांत और मजबूत आदमी पर गिर गया। वह मुस्कुराया। तुम दोनों नए हो, इसलिए तुम दोनों ही अंतिम लड़ाई के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी का चयन करोगे। इसे हम तुम दोनों को तुम्हारे वरिष्ठों के रूप में दी जा रही वरीयता समझो, लेकिन जाहिर है तुम आपस में भी चुन सकते हो, जो थोड़ा आसान भी होगा। उसकी मुस्कान थोड़ी क्रूर थी और उसके शब्दों के पीछे छिपा अर्थ स्पष्ट था। वह अंतिम क्वालिफिकेशन हासिल करने से पहले ध्रुवांत को मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुवांत उदासीन रहा और उससे परेशान नहीं हुआ। कियान मुस्कुराया। उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसने अपनी नजर उस मजबूत आदमी पर डाल दी। कियान की निगाह में मजबूत आदमी की निगाहें बदल रही थीं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ध्रुवांत से निपटना स्पष्ट रूप से आसान था। हालांकि वह असभ्य लग रहा था, वह अपने दिल में ईमानदार था और उसकी गहरी इंद्रियों ने उसे बताया कि ध्रुवांत नाम का युवक इतना सरल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी काली पुतलियों की गहराई में एक खूंखार बाघ छिपा हुआ है। जैसे ही वह फटेगा, वह निश्चित रूप से किसी को काट लेगा। उसके ख्याल से अगर उसे 5 में से किसी एक प्रतिद्वंद्वी को चुनना पड़े तो वह ध्रुवांत को चुनना नहीं चाहेगा। यदि ऐसा व्यक्ति उसका शत्रु हो तो वह न तो चैन से आराम कर सकेगा और न ही खा सकेगा। मजबूत आदमी की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं जब उसने अंत में गहरी सांस ली और ध्रुवांत को एक दोस्ताना मुस्कान दी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी नजरें कियान पर घुमाईं और अपनी मुट्ठी बांधकर मुस्कुराया। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के तहत लायन टाइगर माउंटेन के हर्षित डोमेन लॉर्ड कियान से शिक्षा लेना चाहते हैं।
जब उसने बात की तो कियान का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उसकी निगाहें एक ब्लेड की तरह भयानक थीं, क्योंकि वह उस मजबूत आदमी को घूर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी न केवल उसकी योजनाओं को विफल कर देगा बल्कि उसे उकसाने की पहल भी करेगा। चारों महान डोमेन लॉर्ड्स मौजूद थे। वह किसी पर भी हमला कर सकता था, लेकिन उसने उसे निशाना बनाया। क्या उस व्यक्ति को लगा कि वह चारों महान डोमेन लॉर्ड्स में सबसे कमजोर है? कि थे इस तरह की उत्तेजना कुछ ऐसी थी जिसे कियान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने हर्षित नाम के मजबूत आदमी को डरावनी नजर से देखा और मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दांत दिखाई दिए जो किसी जानवर के जैसे थे। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सच में साहसी हो। ध्रुवांत भी उस मजबूत आदमी की पसंद से थोड़ा हैरान था। दिखावे से चार महान डोमेन लॉर्ड्स में से एक की तुलना में उसका खतरा निस्संदेह कमजोर था। लेकिन इस हर्षित ने कियान को नाराज करने और उससे लड़ने का जोखिम उठाने का फैसला किया, जिससे उसे थोड़ा अप्रत्याशित महसूस हुआ। हालांकि उसके इस निर्णय ने ध्रुवांत को एक मौका दिया। इस वजह से वह एक के बाद एक लड़ाई में अपनी ताकत को खत्म होने से बचा सकता था। इस प्रकार ध्रुवांत ने हर्षित की ओर अपना सिर थोड़ा हिलाया और आगे बढ़ गया। उसकी ठंडी निगाहें चार महान डोमेन लॉर्ड्स पर घूमी, आरुष विमान से गुजरते हुए कियान और बंटी पर रुकीं, जिनके चेहरे पर एक शांत भाव था। अमर महल के नए डोमेन लॉर्ड ध्रुवांत आश्चर्य करते हैं कि क्या डोमेन लॉर्ड बंटी को सबक दे सकते हैं। जब ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज में ध्रुवांत की शांत आवाज गूंजी तो हवा तुरंत जम गई, जबकि सुनहरा तालाब पीक के नीचे का वातावरण फट गया। आसमान में हलचल मच गई, क्योंकि अनगिनत लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उनकी आंखों से रोशनी चमक रही थी। उनकी दिलचस्पी पलक झपकते ही बढ़ गई। हर कोई अमर महल के साथ बंटी के अतीत को जानता था और ध्रुवांत अभी अमर महल का नया डोमेन लॉर्ड था। अब जबकि नए और पुराने डोमेन लॉर्ड एक दूसरे से टकराते हैं, अगर उनके बीच कोई लड़ाई होती है तो यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। वे जानना चाहते थे कि कौन अधिक शक्तिशाली था, पुराना डोमेन लॉर्ड जिसने अमर पक्षी पैलेस को धोखा दिया था, या यह नया डोमेन लॉर्ड जिसे अमर पक्षी द्वारा वापस लाया गया था। अमर पक्षी ने पहले ही एक बार गलत अनुमान लगा लिया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उसने दूसरी बार भी गलत अनुमान लगाया है। शोरगुल के बीच नो महल की दिशा में नो दल में सभी के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और वे बंटी को घृणा से घूर रहे थे। बाद वाले ने नो महल को धोखा दिया था और अपने नो दल को भी छोड़ दिया था। उनके लिए डोमेन लॉर्ड के विश्वासघात से अधिक दुखद कुछ भी नहीं था। सुचिता और संध्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनके चेहरे पर घबराहट छिपी नहीं रह सकी। हालांकि वे जानते थे कि ध्रुवांत और बंटी के बीच लड़ाई कुछ ऐसी थी जो जल्द या बाद में होगी, लेकिन जब स्थिति वास्तव में घटित हुई तो वे अपने दिलों में उठने वाले ज्वार को रोक नहीं सके। बंटी का विश्वासघात उनके अमर पक्षी महल का दर्द था। वे जानते थे कि अमर पक्षी के दिल में भी इस वजह से गांठ थी। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के विश्वासघात को दूर करना आसान नहीं था जिस पर आपने अतीत में भरोसा किया था। उनमें से कोई भी गांठ नहीं खोल सकता था और वे केवल ध्रुवांत पर भरोसा कर सकते थे, क्योंकि वह अमर महल का नया डोमेन लॉर्ड था। उसने बंटी की जगह ले ली थी, इसलिए उसे बंटी द्वारा छोड़े गए दागों को मिटाना था। यह दाग हटाना आसान नहीं था। केवल बंटी को हराकर ही वह औपचारिक रूप से ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में सभी को बता सकता था कि भविष्य में वह ध्रुवांत अमर पक्षी ट्रूप का सच्चा डोमेन लॉर्ड था। अपनी प्रतिभा से अतीत के नामों को ढक दिया। अतीत का विश्वासघाती भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। सही व्यक्ति का स्वागत करने के बाद नौ नर्क महल भी अपनी चमक बिखेरेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से इसके लिए शर्त यह थी कि ध्रुवांत में बंटी द्वारा छोड़े गए दागों को मिटाने की ताकत होनी चाहिए। अभी उसके और बंटी के बीच की लड़ाई भी परिणामों की घोषणा करेगी। संभवतः ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में अनगिनत लोग इस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अमर पक्षी पैलेस इस बात पर निर्भर होगा कि क्या वह पुराने को नए के साथ बदल सकता है, जो इसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। सुनहरा तालाब पीक के नीचे अनगिनत हलचलें आसमान में गूंज रही थीं। बंटी ने ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर एक हल्की मुस्कान दिखाई, क्योंकि उसने अपनी नजर ध्रुवांत पर केंद्रित की, इससे पहले कि एक ठंडी चाप धीरे धीरे उसके होंठों के कोने पर उठती। क्या यह उसकी भी इच्छा नहीं थी कि ध्रुवांत उसे चुने? वह कसबिजाव अमर पक्षी को यह बताएगा कि उसका उत्कृष्ट व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति उसकी जगह ले सके। बंटी ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाते हुए सफेद धुंध की एक गांठ थूकी। उसने अपना हाथ उठाया और उसे हल्के से ध्रुवांत की ओर मोड़ा। उसकी नजर ब्लेड की तरह ठंडी थी। उसी समय उसकी हल्की हंसी भी इस ग्रेट लॉ गोल्ड स्टेज पर धीरे से गूंज उठी। मुझे चुनौती दे रहे हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। बस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकाने का साहस होगा। अनगिनत ध्यान के बीच बंटी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसके शरीर से चेतना
शक्ति के उतार चढ़ाव फैलते गए जो आश्चर्यजनक गति से बढ़ते गए। केवल 3 चरणों में उनकी चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव पहले दर्जे के दिव्य रैंक के योद्धा के शिखर को पार कर गया था। चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव ध्रुवांत द्वारा सुनहरा तालाब शिखर पर सामना किए गए किसी भी प्रतिद्वंद्वी से अधिक शक्तिशाली थे। जैसे ही बंटी ने अपने होठों के कोने पर एक नकली मुस्कान के साथ अपने कदम स्थिर किए, उनकी चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव दूसरे पड़ाव के दिव्य रैंक योद्धा पर स्थिर हो गया। वह शक्तिशाली चेतना शक्ति दबाव ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज को घेर सकता है। बंटी वास्तव में दूसरे पड़ाव के दिव्य रैंक योद्धा की ताकत में कदम रख चुका था। सुनहरा तालाब पीक के नीचे अनगिनत विस्मयादिबोधक गूंज रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बंटी ध्रुवांत की चुनौती से डर नहीं रहा था। वह पहले ही द्वितीय श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा में अपनी सफलता बना चुका था। सुचिता और संध्या अपने चेहरे पर भाव बदलने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि दिव्य रैंक के योद्धा के प्रत्येक ग्रेड के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उस दूरी को पाटना आसान काम नहीं था। बड़ी बहन, ध्रुवांत हारेगी नहीं है ना? संध्या ने सुचिता का हाथ खींचते हुए धीरे से पूछा। अगर ध्रुवांत इस दौर में हार जाती है तो उनके अमर महल का नाम शायद बहुत गिर जाएगा। उस समय ब्लड हॉक किंग अपने अमर महल को फिर से भंग करने के प्रयास में पुराने विषय को उठाएगा। सुचिता ने थोड़ी देर बाद अपने दांत पीसते हुए थोड़ा संकोच किया। वह आदमी ध्रुवांत मूर्ख नहीं है। मुझे लगता है कि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अगर उसके पास बंटी से निपटने के लिए कोई तरीका नहीं होता तो वह अभी इतना आश्वस्त नहीं दिख रहा होता। इस समय ध्रुवांत पर विश्वास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसकी बातें सुनकर अमर पक्षी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। ईशा, आखिरकार तुम्हें उस पर थोड़ा भरोसा हो गया है। सुचिता का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि वह इसे कठिन बना रही थी। मैं हमारे अमर महल के बारे में सोच रही हूं। इसके अलावा वह पहले मेरे सामने बहुत घमंडी था। अगर वह लड़ाई हार जाता है तो देखो मैं उससे कैसे निपटती हूं। अमर पक्षी के शांत और सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी जब उसने लाइट स्क्रीन को देखा। उसकी पतली आंखें आमने सामने खड़े 2 सिलहूट को घूर रही थीं और उसने हल्की आवाज में कहा, निश्चिंत रहो, एक बंटी उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। बंटी ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज के बीच में खड़ा था। उसकी नजर थोड़ी नीचे की ओर थी और वह ध्रुवांत को घूर रहा था। दूसरे दर्जे के सॉवरेन की ताकत ने उसे आत्मविश्वास दिया। ब्लड हॉक हॉल में वह हमेशा लो प्रोफाइल रहा था। पूरे समय कियान ज्यादातर मामलों के फैसले खुद को छिपाकर लेता था। शायद ब्लड हॉक किंग के अलावा ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस तथ्य से अवगत थे कि वह अब भी कियान से कमजोर नहीं था। इसके अलावा वह कियान से भी ज्यादा सहन करना जानता था। अगर ध्रुवांत न होता तो वह अपनी ताकत को छिपाता रहता और उस दिन का इंतजार करता जब वह अपने से पहले रैंक वाले 3 लोगों को पछाड़ सकता था। मैंने मूलतः अपनी ताकत प्रकट करने का इरादा नहीं किया था। बंटी के इर्द गिर्द जबरदस्त चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव ने अंतरिक्ष को उछाल दिया, जिससे दृश्यमान तरंगों की परतें हिल गईं। वह उदासीनता से ध्रुवांत को देख रहा था और उसने कहा, लेकिन अमर महल के पूर्व डोमेन लॉर्ड के रूप में मेरा मानना है कि मुझे यह परखने की जरूरत है कि क्या आप नए डोमेन लॉर्ड बनने के योग्य हैं। ये योग्य हैं। ध्रुवांत ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए बंटी को घूरा और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। आप अब 9 नर्क महल से कोई संबंध रखने के योग्य नहीं हैं। उसने कुछ देर के लिए अपना भाषण रोका, फिर आगे बोला, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे जैसा आदमी सच में एक कृतघ्न कमीना है। इसलिए इस बार मैं तुमसे सिर्फ एक हाथ ही चाहूंगा। हालांकि इससे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अमर पक्षी ट्रूप के 1000 भाइयों को स्पष्टीकरण देना होगा। जब ध्रुवांत की शांत आवाज ग्रेटलॉ गोल्ड स्टेज पर फैली तो सभी 5 लोग दंग रह गए, यहां तक कि अरुष और विवान की भी आश्चर्यचकित दृष्टि थी। वे उस युवक को चुपचाप देख रहे थे जो शांत भाव से खड़ा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक सौम्य दिखने वाले युवक से इतनी अहंकारी बातें निकल सकती हैं। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे बंटी पहले से ही चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली था और उसे अपनी इच्छानुसार काटने की अनुमति थी। क्या उसने नहीं देखा कि बंटी पहले से ही द्वितीय श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा में पहुंच चुका था? भले ही वह प्रभावशाली लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन उसके पास द्वितीय श्रेणी के दिव्य रैंक के सामने ऐसे शब्दों का घमंड करने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। हा, कितना दिलचस्प है। कियान अजीब नजर से ध्रुवांत को देख रहा था और एक अजीब सी हंसी को रोक नहीं पाया। क्या अमर महल का नया डोमेन लॉर्ड इस हद तक बेवकूफ है? बंटी भी ध्रुवांत को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासीनता पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। उसकी निगाहें धीरे धीरे क्रूर होती जा रही थीं। हा, बंटी अपने दांतों के बीच से ठंडी हंसी हंसा।
वह ध्रुवांत के शब्दों के प्रति अत्यधिक क्रोध के कारण हंसा था। इतने सालों के बाद यह पहली बार था जब उसका सामना ऐसे उग्र व्यक्ति से हुआ था। वह बातें अपने पिछले शब्दों से ध्रुवांत को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बाद वाले के शब्द और भी चौंकाने वाले होंगे। उस उपस्थिति से ध्रुवांत ने मूल रूप से उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं माना। ऐसा लगता है कि लेडी अमरपक्षी द्वारा लाया गया नया डोमेन लॉर्ड वास्तव में निराशाजनक है। ध्रुवांत ने फिर से भौहें सिकोड़ते हुए बंटी को देखा। 2 हाथ, लापरवाह मूर्ख। बंटी की दृढ़ता के बावजूद वह अब ध्रुवांत के शब्दों को सहन नहीं कर सका। उसने एक क्रूर हंसी निकाली और कुछ ही देर बाद उड़ गया। मैं पहले इस बदबूदार बच्चे को अपंग बना दूंगा और देखूंगा कि क्या वह अब भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें बोलने की हिम्मत रखता है। एल बंटी ने गुस्से में अभिनय किया और रहस्यमय तरीके से ध्रुवांत के सामने प्रकट हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुट्ठी आगे की ओर फेंकी। चेतना शक्ति, जो एक प्रचंड महासागर के समान थी, ध्रुवांत की ओर बह। दूसरे पड़ाव के दिव्य रैंक योद्धा की ताकत को उसने एक ही मुट्ठी में तुरंत नष्ट कर दिया। वह मुट्ठी प्रथम पड़ाव के दिव्य रैंक योद्धा के किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पर्याप्त थी। मुट्ठी ने चेतना शक्ति के सागर के साथ जोरदार सीटी बजाई। इससे सुनहरा मंच कांप उठा। जाहिर है बंटी ने जरा भी पीछे नहीं हटे थे। ध्रुवांत की काली पुतलियों में मुट्ठी बढ़ती गई, लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके दोनों हाथ खाली जगह को गले लगा रहे थे और उसकी निगाहें अचानक लाल हो गईं, जैसे एक भयावह अशुभ आभा बह रही हो। धमाका महान मेरू राक्षसी स्तंभ सीधे ध्रुवांत की भुजाओं के बीच प्रकट हुआ था और अचानक उसके द्वारा घुमाया गया और उस क्रूर मुट्ठी से जोरदार टक्कर हुई। धमाका दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ और जोरदार धमाका हुआ। दृश्यमान शॉक वेव हिंसक रूप से बहकर आए और तबाही मचाई। सुनहरे मंच पर बारीक दरारें भी दिखाई देने लगीं। यहां तक कि आरुष और विवान ने भी उस सदमे की लहर से अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। धमाका 2 आकृतियां अचानक उस स्थान से बाहर निकलीं जहां चेतना शक्ति की आघात तरंगें हिंसक रूप से कहर बरपा रही थीं। महान मेरू राक्षसी स्तंभ अचानक ध्रुवांत के हाथों में घूम गया और वह जमीन पर जोर से टूट गया। वह एक हाथ से स्तंभ को सहारा दे रहा था और उसने अपने शरीर को मजबूती से स्थिर किया। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया और बंटी को देखा, जो बहुत दूर नहीं था, और इस समय उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। दूसरे पड़ाव के दिव्य रैंक योद्धा की ताकत, बस इतना ही, ध्रुवांत ने शांति से कहा। हालांकि उसकी ताकत केवल प्रथम श्रेणी के संप्रभु के बराबर थी, लेकिन उसकी चेतना शक्ति अमर ज्वालाओं के साथ मिल गई थी, इसलिए गुणवत्ता के मामले में यह निश्चित रूप से बंटी से अधिक शक्तिशाली होगी। महान मेरू राक्षसी स्तंभ की शक्ति के अलावा अगर वे आमने सामने भी होते तो भी वह नुकसान में नहीं होता। तुम्हें डर नहीं है कि तुम बाद में उन शब्दों से वापस नहीं आ पाओगे? बंटी ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, क्योंकि उसकी निगाहें और भी भयानक हो गई थीं। कुछ ही देर बाद उसने अचानक अपना हाथ पकड़ लिया, क्योंकि जबरदस्त चेतना प्रकाश बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक लाल रंग का लंबा भाला दिखाई दिया। उस लंबे भाले का शरीर खून के समान था, मानो उसे अंतहीन मात्रा में खून में रंगा गया हो, जिसमें एक भयावह आभा थी। भाले की नोक एक लाल रंग की हॉकाई थी, जो बेहद अजीब लग रही थी। यह ब्लड हॉक हॉल का ब्लड हॉक स्पीयर है। यह पिडल रैंक दिव्य कलाकृति है। ब्लड हॉक हॉल का बेशकीमती खजाना। ब्लड हॉक किंग वास्तव में इसे छोड़ने के लिए तैयार था, ताकि बंटी को ऐसी दिव्य कलाकृति दे सके। उस लाल लंबे भाले को देखकर सुचिता का दिल कस गया जब वह बोल रही थी। उसके बगल में संध्या का चेहरा भी चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। अपने हाथ में ब्लड हॉक स्पीयर लेकर बंटी की शान और भी बढ़ गई। भाले का शरीर कांप उठा, जैसे कि एक तीक्ष्ण बाज की चीख क्षितिज पर गूंज उठी हो। एक खूनी रोशनी ऐसे लहरा रही थी मानो वह क्षितिज को चीर देगी। बंटी की आकृति उड़ गई और अनेक प्रतिरूपों में बदल गई, जबकि भाले की आकृतियां खूनी बारिश के तूफान में बदल गईं और ध्रुवांत को घेर लिया, जैसे एक घातक आभा बह रही हो। ध्रुवांत ने आधा कदम पीछे लिया और महान मेरू राक्षसी स्तंभ ने सीटी बजाई, क्योंकि स्तंभ का विशाल शरीर बाहर निकल आया और उन सभी भाले की छवियों को अपने में समाहित कर लिया। उन दोनों के बीच बिजली की तरह टकराव हुआ और चिंगारी उड़ी। हर एक टकराव से एक आश्चर्यजनक चेतना शक्ति का झटका निकलता था। यहां तक कि अंतरिक्ष भी उसके कारण थोड़ा विकृत हो गया था। उन दोनों ने कोई रक्षात्मक उपाय नहीं अपनाया। वे दोनों पूरी तरह से हमलावर थे, जो आंखों के लिए बेहद परेशान करने वाला था। अनगिनत लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी करके उन 2 धुंधली आकृतियों को देखा था। उन दोनों के इर्द गिर्द एक स्पष्ट जगह थी। चाहे दूसरे पक्ष के हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे उस जगह को भेद नहीं सकते थे। कई लोगों की आंखों में आश्चर्य की लहर थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बंटी
जो ताकत के मामले में ऊपरी हाथ था, संघर्ष से कोई फायदा नहीं उठा सका। बंटी ने स्वाभाविक रूप से इस बात को महसूस किया था और उसकी निगाहें और भी भयानक हो गईं। जैसे ही उसका शरीर क्षितिज की ओर उड़ रहा था, उड़ रहा था, उसके पैरों की नोक जमीन पर टकरा रही थी। उसके हाथ में मौजूद ब्लड हॉक स्पीयर खून की असंख्य रोशनी के साथ फट गया और क्षितिज के पार एक कान फाड़ देने वाली बाज की चीख गूंज उठी। हॉक बाज। एक खूनी रोशनी निकली जब एक 100 फीट ऊंचा खूनी बाज लंबे भाले से उड़कर आया, अपने पंख फैलाए और तेज भाले की रोशनी के साथ मिल गया। फिर बिजली की गति से तेजी से ध्रुवांत की ओर बढ़ा। मरो, बंटी ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और उसकी आवाज इस आसमान में गूंज उठी। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और तीखे हमले को देखा। उसकी काली आंखों में भी तीखापन आने लगा। उसने गहरी सांस ली और ग्रेट मेरू राक्षसी स्तंभ को जोर से जमीन पर पटक दिया और प्राचीन राक्षसी स्तंभ पर आदिकाल के राक्षसी ऋण चमक उठे। अगले ही पल आकाश और धरती के बीच एक अवर्णनीय अशुभ आभा फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन राक्षसी वस्तु जाग उठी हो, जिससे असंख्य लोगों के चेहरे बदल गए हों। ध्रुवांत की आंखों में लाली बढ़ गई, जैसे उसके दिल से एक गहरी आवाज गूंज रही हो। महान मेरू राक्षसी स्तंभ विस्तृत राक्षसी ऋण विस्तारकारी राक्षसी चिन्ह ध्रुवांत के दिल के अंदर से गहरी गर्जना गूंजी और ग्रेट मेरू राक्षसी स्तंभ की सतह पर लाल रंग के प्राचीन चिन्ह चमक उठे। वे ऋण ऐसे लग रहे थे जैसे वे ग्रेट मेरू राक्षसी स्तंभ पर फैल रहे हों, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह सकता है। हालांकि यह ठीक इसी ढहती हुई अवस्था में था कि उन दरारों से एक अवर्णनीय अशुभ आभा निकल रही थी, जिससे महान मेरू राक्षसी स्तंभ एक राक्षसी देवता की तरह लग रहा था जो जागने वाला था। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। महान मेरू राक्षसी स्तंभ एक आदिम अशुभ कलाकृति थी जो प्राचीन काल से ही व आकिष्टो कुसता सही कई विशेषज्ञों के हाथों से गुजरी है। हालांकि यह अभी क्षतिग्रस्त था, लेकिन ध्रुवांत की ताकत में वृद्धि के साथ इसकी शक्ति भी धीरे धीरे सामने आ रही थी। ऐसी क्रूर शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना किसी साधारण दिव्य कलाकृति दिव्य कलाकृति से की जा सके। धमाका मूसलाधार भयावह आभा के साथ महान मेरू राक्षसी स्तंभ बुरी तरह से टूटकर गिर गया। एक पल में अंतरिक्ष विकृत हो गया और यहां तक कि हवा भी फट गई जब यह रक्त हॉक भाले से टकराया जो आश्चर्यजनक रूप से सीटी बजा रहा था। धमाका, दोनों आपस में टकराए और एक धीमी सी कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। भयानक चेतना शक्ति की आघात तरंगें ऐसी थीं जो असंख्य फीट ऊंची थीं और सभी दिशाओं में फैल गईं। हिंसक चेतना शक्ति की आघात तरंगों ने तबाही मचा दी, मानो वे कभी न खत्म होने वाला भयंकर विस्फोट लेकर आई हों। सबका ध्यान उस स्थान पर था जहां सबसे अधिक तीव्र चेतना शक्ति के झटके थे। उस स्थान पर एक दुबला पतला युवक खड़ा था जो अपने दोनों हाथों से महान मेरू राक्षसी स्तंभ को पकड़े हुए सीधा खड़ा था। उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ नीचे की जमीन धूल में तब्दील हो जाती थी। ध्रुवांत की आंखों में लाल रंग की रोशनी प्रवाहित हुई और जब वह अपने पैरों से जोरदार धमाका कर रहा था तो उसके गले से एक गहरी चीख निकली जिससे 10 फीट के दायरे में सुनहरी जमीन फट गई। तोड़ना उसकी दोनों भुजाओं की नसें ड्रैगन की तरह फड़क रही थीं। एक भौंक के साथ महान मेरू राक्षसी स्तंभ के ऊपर प्रचंड अशुभ आभा उमड़ पड़ी। एक तीखी चीत्कार भी गूंजी। बड़े ब्लड हॉक पर बारीक दरारें दिखाई दीं क्योंकि यह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में एक तीखी आवाज गूंजी। इससे पहले कि ब्लड हॉक फट गया, गिरते ही खूनी रोशनी की चिंगारी में बदल गया। आसमान में एक दबी हुई आवाज भी थी जब एक आकृति जबरदस्त चेतना शक्ति के झटके की लहर में लड़खड़ा रही थी। ध्रुवांत ने बंटी के हमलों को बलपूर्वक तोड़ दिया था, इसलिए बंटी को भी इससे एक झटका लगा था। ध्रुवांत का चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया था और उसका शरीर ऊपर की ओर उड़ता था। वह एक महान रॉक की तरह था जो अपने पंख फैलाकर क्षितिज पर उड़ रहा था। इससे पहले कि महान मेरू राक्षसी स्तंभ उग्र चेतना शक्ति के खिलाफ क्रूरता से नीचे गिर जाए, ध्रुवांत के हमले असाधारण रूप से तीखे थे और वास्तव में कुछ हद तक बढ़त हासिल करने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का मौका नहीं दिया। महान मेरू राक्षसी स्तंभ ने उग्र चेतना शक्ति को हिंसक रूप से फाड़ दिया था तथा वह आकृति की ओर टूट पड़ा था। धमाका, जब महान मेरू राक्षसी स्तंभ चेतना शक्ति में घुसा तो ध्रुवांत की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। एक हिंसक आघात तरंग फूटी और चेतना शक्ति तुरंत बिखर गई। सभी ने अपनी निगाहें ऊपर की ओर घुमाईं।
और फिर अचानक सिकुड़ गए। जिस स्थान पर चेतना शक्ति का प्रकाश फैल रहा था वहां कुछ 100 फीट के आकार की एक प्रकाश आकृति थी। वह आकृति लाल रंग की थी, मानो उसे ताजे खून से गढ़ा गया हो। विशाल शरीर की सतह पर ताजे खून से परिष्कृत अजीबोगरीब ऋण भी थे और भयावह चेतना शक्ति उतार चढ़ाव की लहरें प्रकाश आकृति से आ रही थीं, जिससे उसके चारों ओर जगह लहरदार और विकृत हो रही थी। ठीक इसी समय उस विशालकाय आकृति ने उस महान मेरु राक्षसी स्तंभ को रोक दिया, जो खूनी चमक के साथ टिमटिमाते हुए एक विशाल हाथ से नीचे गिर रहा था। खूनी चमक ऐसे बढ़ गई जैसे कि ताजा खून लगातार बह रहा हो। वह विशाल आकृति वह सर्वोच्च दिव्य शरीर थी जिसे बंटी ने परिष्कृत किया था। यह दिव्य शरीर है। ध्रुवांत भी लाल रंग के दिव्य शरीर को घूर रहा था। उसने दिव्य शरीर से एक शक्तिशाली चेतना शक्ति उतार चढ़ाव महसूस किया। उसकी निगाहें टिमटिमा उठीं और उसने एक नरम आवाज में कहा, यह वास्तव में रक्त छाया दिव्य शरीर है जो रैंक में 99वें स्थान पर है। हालांकि यह रक्त छाया दिव्य शरीर सिर्फ 99वें स्थान पर था, फिर भी यह एक रैंक वाला दिव्य शरीर था। स्वाभाविक रूप से यह एक साधारण दिव्य शरीर से अधिक शक्तिशाली होगा। ऐसा लगता है कि इस बंटी को रक्त हॉक हॉल द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है, अन्यथा वह इस रक्त छाया दिव्य शरीर के लिए साधना विधि प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने उस समय अमर महल को धोखा दिया और रक्त हॉक हॉल में शामिल हो गया। चूंकि आप मुझे मेरे रक्त छाया दिव्य शरीर का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हैं, यह आपकी क्षमता को साबित करता है। बंटी द्वारा गठित रक्त छाया दिव्य शरीर एक जानवर के समान क्रूर नजर से ध्रुवांत को घूर रहा था, जबकि उसकी ठंडी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी। उसकी आवाज में क्रोध था, क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि वह अपनी ताकत से दूसरे दर्जे के दिव्य रैंक के योद्धा में ध्रुवांत को आसानी से दबा सकता है। लेकिन जब वे लड़े तो उसे एहसास हुआ कि वह कोई फायदा नहीं उठा सकता। इसके विपरीत वह अजीब राक्षसी स्तंभ से थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहा था, जो मूसलाधार अशुभ आभा उत्सर्जित कर रहा था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था?